नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आज देखिए फुल हाउस है मुंबई स्टूडियोज में, क्योंकि आज जो है डिम्पी और साथ ही अभिषेक दोनों ही मुंबई स्टूडियोज में है और हम चर्चा करेंगे कि अब जो इम्पोर्टेंट वीक है बजट वीक, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए। और ओवर द वीकेंड आई एम श्योर आप लोगों ने मुंबई की बारिशें एंजॉय की होंगी। बहुत सुबह आने में ही मुंबई की बारिश बहुत तेज थी। पर मैं बता दूं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। सृष्टि देखिए, बारिश के चलते हो सकता है यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जो दिल्ली से आ रहे हैं ना उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जबरदस्त गर्मी। ओके, तो यहाँ पे अभी पूरे हफ्ते जो है आपको ये बारिशें एंजॉय करनी है और साथ ही मौसम विभाग का भी कहना है कि जो है बारिशें अभी जारी रहेंगी। पर ओवर द वीकेंड क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, क्योंकि नतीजे तो थे ही, पर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस और नॉमिनी से लेकर भी जो है कई सारी बड़ी बातें सामने निकल कर आई। आइए उन सभी पे चर्चा करेंगे, पर डिम्पी उससे पहले बाजार की 4 बड़ी बातें आपसे समझें। बिल्कुल, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कल तो बजट होगा या आम बजट। आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाएगा सदन के अंदर, तो सदन का सत्र भी शुरू है। कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स और निकल के आए, तो आप आज पॉलिटिकल गलियारों से भी कुछ न कुछ ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और हो सकता है बार बार हमको सदन में भी चलना पड़े, तो हम आपको वहाँ भी लिए चलेंगे। खैर, कोटक, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आए हैं, रिलायंस के भी नंबर आ चुके हैं। फ्राइडे का दिन रिलायंस के नंबर्स का नाम पे रहता है। कमज़ोर नतीजे रहे हैं। क्या रिलायंस उससे पहले ही गिर चुका था या फिर अभी और गिरेगा? साथ ही एचडीएफसी के भी नंबर आए हैं, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने एचडीएफसी का एडीआर चेक किया और दूसरे बैंक्स के एडीआर चेक किया। मेरे को कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट एचडीएफसी के नंबर्स में तो देखने को नहीं मिल रही है, बट एक चीज़ का मैं ज़रूर बोलूँगा, 1600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सेल ऑफ हुआ है। ग्लोबल मार्केट से खबरें भी बहुत हैं। आपके बिल्कुल पड़ोसी है बांग्लादेश, वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। उसका इंडिया से क्या लेना देना है, मैं एक रिसर्च आपके सामने रखूँगा। साथ ही फिर यूएस के अंदर भी प्रेसिडेंशियल का जो कैंडिडेट हैं उनके नाम बदले जा रहे हैं। हो सकता है नया नाम में कोई ऐसा नाम आ जाए जो मार्केट को भी ना भी पता या फिर पता भी हो, तो वो सब चीज़ें भी वो यूएस मार्केट्स अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और आपको पता है कि आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाएगा, तो कल आम बजट आ जाएगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और भी बहुत वायरल हो रही थी जब सेविच चेयरपर्सन और निर्मला सीतारमण आपस में बातचीत कर रहे थे। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ोर से वायरल हुई हैं, तो वो तस्वीरें भी कोशिश करेंगे हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इन 4 ट्रिगर्स में या इस बजट के अंदर, जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर दोनों लेडीज़ आपस में उन्होंने बातचीत की है, सुप्रीम लेडीज़ ने, तो एफ&ओ को लेकर ज़रूर बातचीत हुई होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और दूसरा बात है, आप एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आजकल मार्केट्स में एफ&ओ के वॉल्यूम और एफ&ओ का जो बढ़ता दायरा है, ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सृष्टि, आगे बढ़े, पहले ग्लोबल मार्केट्स। जी बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के लिए, क्योंकि देखिए जैसा डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, अभिषेक, कमजोरी तो रही ही, पर जो बाइडेन ने अब अपना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो अपने नॉमिनी थे उसको वापस ले लिया है। इसके बाद यूएस फ्यूचर्स और कमोडिटीज में क्या कुछ एक्शन है? निश्चित तौर पर सृष्टि, मतलब ये सरप्राइज इवेंट था, बिकॉज एक देखिए प्रेसिडेंशियल डिबेट हो चुकी थी ट्रंप के साथ, और उसके बाद ये नॉमिनेशन वापस लेना, मतलब पर्सनल रीजंस होंगे या फिर हेल्थ रीजंस, 81 साल के बाइडेन साहब हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कमांडर इन चीफ की भूमिका में वो बने रहेंगे और आभार व्यक्त किया है पूरे देश का। और इस हफ्ते राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी करेंगे जो बाइडेन। हालांकि कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है और उसको करीब करीब 160 डेमोक्रेट्स का, लॉ मेकर्स का वहां पर सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए भी एक गर्व की बात होगी कमला हैरिस अगर ये चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद अगर वो जीत जाती हैं, तो निश्चित तौर पर कनेक्शन तो है इंडिया से। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, तो निश्चित तौर पर जैसे वहां पर भी हमने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए देखे, और वहां पर भी जैसे भारतीय बाजारों में है, बाजारों को कहीं ना कहीं एक बहाने का इंतजार है गिरने के लिए। अब छोटे छोटे जो ट्रिगर आएंगे ना, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट टेकिंग की तरह बाजार को ले जा रहे हैं। और हमने देखा कि शुक्रवार को भी डाउ जोन्स में 380 अंकों के आसपास की गिरावट आई। एस&पी और नेस्डेक की बात करें, 1% के आसपास की गिरावट वहां पर रही। अप्रैल के बाद एस&पी 500 में सबसे बड़ी वीकली गिरावट रही, और पिछले हफ्ते की बात करें तो एस&पी 500 करीब 2% और नेस्डेक में करीब करीब 3.25% के आसपास की गिरावट रही। माइक्रोसॉफ्ट का जो कुछ इशू चल रहा था बग को लेके,
और उसके चलते क्राउड स्ट्राइक के शेयर में हमने देखी कि करीब करीब 11% के आसपास गिरावट रही। वैसे सिटी में भी इंपैक्टेड रहा ये माइक्रोसॉफ्ट के इश्यूज के चलते। अभिषेक, आपके साथ साथ पूरा ऑफिस इम्पैक्टेड था और कई समय तक तो समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी इस पूरे सिस्टम को लेकर। और साथ ये दिखाता है सृष्टि कि नहीं, क्लाउड पे जो निर्भरता है ना वो कितनी डेंजरस भी हो सकती है। कई बार ना एयरपोर्ट्स पे मैनुअल चेक इन बोर्डिंग सारी शुरू हो गई थी और उसके चलते फिर डिले भी हो रहे थे, कैंसिलेशंस भी हो रही थी, उसी चलते हो रहा था। लेकिन अगर हम कुछ और ट्रिगर्स की बात करें तो लास्ट में जुलाई के यूएस फेड की पॉलिसीज होंगी, नतीजे भी आ रहे हैं वहां पर। और इस हफ्ते गुरुवार को यूएस के दूसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। सितंबर में जो दरों की कटौती है वो बढ़ के पहुंच गई है 93%। कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक करीब 77% का वो आंकड़ा था कि दरें घटेंगी, वो 93% पर है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो क्यूज है अमेरिकी बाजारों से वो हम कमजोरी कहेंगे। एशिया से बात करें वहां से भी हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है। जापान, चीन, हांगकांग के बाजार कमजोर हैं, गिफ्ट निफ्टी कमजोर है। बजट से पहले थोड़ा सा कॉशन बढ़ेगा और उसी कॉशन के चलते हम देख रहे हैं कि 150 अंकों के आसपास की गिरावट है, 24,391 के आसपास है। तमाम जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि पोजीशन थोड़ी सी लाइट रखनी चाहिए। नए फ्रेश ट्रेड के लिए लोग मनाही भी कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी वो संकेत दे भी रहा है कि नहीं, तेजी बहुत हो गई है, थोड़ी सावधानी बरत के चलनी चाहिए यहां से। ठीक है, तो ये बात रही ग्लोबल मार्केट्स की। पर आइए अब डोमेस्टिक मार्केट्स की बात कर ले। और डिम्पी, आज खास तौर से देखिए निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पर भी काफ़ी नज़र रहेगी। और माने ना माने डिम्पी, थोड़ी सी घबराहट तो पहले हो ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने फ्राइडे को सेल ऑफ देखा, बजट आ रहा है, अर्निंग्स हैं, किस तरीके के डेटा पॉइंट्स हैं निफ्टी में? देखिए, आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं थे, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से उससे पहले वाले सेशन पे भी हमने यही बात रखी थी कि भाई धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करो। आप 30-40% प्रॉफिट्स को बुक करो। हमने बहुत ज़ोर से बोला था आपके सामने बात। अगर आज मैं एज इट इज़ ही ओपनिंग कर देता हूँ 140 पॉइंट की जो गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रहा है, तो ये 140 पॉइंट, ये करीब 200 पॉइंट पहले लिख गए, तो आपको 350 पॉइंट की सीधी सीधी बचत हो जाती अगर मैं एज इट इज़ ही मार्केट को ओपन कर देता हूँ। दूसरी बात, आपने घबराहट वाली बात बोली, उस घबराहट को मार्केट में कैलकुलेशन की जाती है, उसको कहा जाता है विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और मैं आपको 2-3 दिन से नोटिस करा रहा हूँ कि मेरे को बड़ी हैरानी है कि हम बजट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, लेकिन अब तक विक्स ने ब्रेकआउट नहीं किया। लेकिन आज वो ब्रेकआउट कर सकता है। तो आज 15 के ऊपर विक्स चला गया, तो मेरा अपना मानना है 16, 17, 18 तक भी विक्स जा सकता है। ये 18 तक जाते आते विक्स मार्केट को क्या करेगा? मार्केट के अंदर चरम पर वॉलेटिलिटी को करेगा, यानी कि ऊपर नीचे करेगा, बाजार को अच्छा से साइडवेज भी करवा सकता है। और अगर थोड़ा और बढ़ा विक्स, तो यही विक्स मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ क्रिएट कर सकता है, जो कि 24,000 तक बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है। तो पहले आप ये बात पूछ रहे हैं कि इस समय जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी है, वो एक तो नंबर्स की वजह से भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर उतने ठीक नहीं आए हैं। एचडीएफसी के नंबर देख के भी मेरे को बहुत बड़ी एक्साइटमेंट अभी ऐसा सच नहीं हो रही है। तो दो मेजर हैवीवेट्स जिसने बाजार को यहाँ तक पहुँचाया, उन हैवीवेट्स के नंबर मेरे को ठीक नहीं लगे। और एक और पॉइंट मैं बोल देता हूँ, मार्केट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें समय अनुसार छोड़ देना चाहिए। जैसे अगर एफआईज आ रहे थे तो आप अपने आप को टिकाए रखते, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एफआईज मार्केट को ऊपर ले गए, चले गए। अभी फिर से अपने आप को आप टिकाए रखिए, बैठे रहिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए, व्हाटएवर जो भी आपको करना है सो कीजिए। लेकिन अभी आप बाजार के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा उथल पुथल हो रही है, लीडर क्राइसिस भी है कई जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, डाटा एनालिसिस के बेसिस पर फिलहाल अभी रुक जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जो है उसको संभालो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, जो है उसको संभालो, नया पाने की कोशिश ना करो। पर डिम्पी, मैं पहला सवाल पूछना आपसे भूल गई कि एफआईएस डीआईएस कैसे पोजीशन है, क्योंकि देखिए डिम्पी, कई समय से हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ भारी बिकवाली नहीं है एटलीस्ट, पर फिर भी अगर ये जो कमजोरी आ रही है, एफएनओ की पोजीशन जो किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं? देखिए, एफएनओ को दो बड़ी चिंताओं से जूझना पड़ेगा। एक तो बजट के अंदर एफएनओ के जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और मैं जैसे आपको शुरुआत में बताया, जब एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें दोनों लेडीज़, सुप्रीम लेडीज़, एक तो 5FM और दूसरी सेबी चेयरपर्सन आपस में बैठी हैं, और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हमको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, लेकिन अभी तक हमको टीचर से डर लगता है। तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मेरे को भी ऐसे ही डर लग रहा है
उन दोनों का एक साथ आपस में बातचीत। ये मैं अपना निजी बता रहा हूँ, इसमें चैनल का कोई टेक वेक नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चलाना चाहे भले आप चला दीजिए। उस तस्वीर को देख के मेरे को ये बात साफ लग रही है कि भाई मार्केट के अंदर F&O को लेकर इस बार बजट में ज़रूर कुछ ना कुछ बात बोली जाएगी। अच्छी तो नहीं बोली जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि वॉल्यूम को लेके, ट्रांजैक्शंस को लेके थोड़ा बहुत वो घबराए से हुए हैं, उनको मैनेज भी करना है। हो सकता है बात आगे रेगुलेटर्स पर छोड़ दी जाए, लेकिन बात ज़रूर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने FIs की बात भी, तो FIs की होल्डिंग करीब 79% के आसपास की अभी खड़ी हुई है। और FIs की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंट से पहले भी उनकी होल्डिंग्स में अनवाइंडिंग नहीं हुई, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अनवाइंड का प्रेशर बना, बट FIs की होल्डिंग में किसी तरह का कोई मेजर अनवाइंडिंग नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, रिटेल की पोजीशन करीब 3% के आसपास बढ़ी है, तो रिटेल ने इस गिरावट के अंदर माल और खरीद लिया 3%। अभी वो और कितना खरीदेंगे पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब जब FIs बेचता है और रिटेल खरीदता है, बाजार हल्का सा लाइट हैंड्स में चला जाता है, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, DIs की होल्डिंग्स, तो DIs की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, वो 33% है। सबसे क्रूशल रोल जो प्ले करेगा आने वाले दिनों में या इस हफ्ते में, अच्छा ये हफ्ता सिर्फ बजट का नहीं है, ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है। एक्सपायरी में सिर्फ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का नहीं है। आप सोच के देखो कि बैंक निफ्टी जो एक दिन पहले एक्सपायर होता है, इस बार एक हफ्ते बाद जाके एक्सपायर होगा। उसकी डेट है 31 तारीख और निफ्टी की एक्सपायरी की डेट है 25 तारीख। तो निफ्टी की पोजीशन और बैंक निफ्टी की पोजीशंस के इस बार एक्सपायरी में भी हफ्ते भर का फर्क आ गया। ये मैंने अपने डेरिवेटिव के इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, और मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं एकदम से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप देखेंगे इसका असर धीरे धीरे आएगा। पहले असर एक राउंड का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब एक्सपायरी भी आपस में बट गई तो आपका सेशन ही खत्म हो गया, आप 2 दिन चरम पे चले जाते हो, वॉलिडिटी को ले जाके। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल FIs DIs की होल्डिंग के हिसाब से एक लाइन में बोल सकता हूं कि कुछ ना कीजिए, जो है उसी को ही संभालिए। डिप्पी, एक और चीज है, क्या आज वो दिन है कि पोजीशन को लाइट कर लें? क्योंकि आप देखिए, आप जो बात कर रहे थे माधवीपुरी बुच की और निर्मला सीतारमण की कि वो F&O को लेकर सख्त भी हैं और एक्सचेंजेस भी उसमें साथ दे रहे हैं। लास्ट वीक ही आई थी खबर कि मार्जिन फंडिंग के जो रूल्स हैं उसको टाइटन किए गए हैं, 1000 स्टॉक्स को बाहर कर दिया गया उससे। क्या आज पोजीशन को लाइट कर लें? देखिए, आप, मैं बोलूँगा थोड़ा सा लेट भी हो गए लाइट करने में, थोड़ा सा लेट हुआ। मैंने ये वर्ड भी डाला है इस्तेमाल कि थोड़ा सा लेट हुआ लाइट करने में, क्योंकि एक्चुअली हम आपको परसों से ही बात बता रहे हैं। जिस दिन परसों बाजार 650 को ब्रेक करके 800 भी गया था, तब भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था। तब भी मैंने कहा मेरे को इस तेज़ी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये तेज़ी शैलो है, खोखली तेज़ी है, बिना OI के हिसाब से तेज़ी है, और बिना OI की चीज़ बहुत देर तक टिकती नहीं है। आप अपना मकान बनाना चाहते हो 3 मंजिला, लेकिन बनाना चाहते हो बांस पे, जिस पे दीमक लगा हुआ है, कब तक टिकेगा वो बांस? वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, टूट जाएगी एक ना एक दिन। लेकिन अगर आपका कंक्रीट के पिलर्स यानी कि उसके अंदर ठोस माल भरा हुआ है, तो बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं आता। ये OI वही ठोसनेस दिखाता है, वही पावर दिखाता है। तो बिना OI के बाजार चल रहा था, इसलिए बाजार को के नीचे आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा। और मैंने कई बार आपको पहले भी बताया कि बाजार चलता सीढ़ियों से है, उतरता लिफ्ट से है। तो बाजार लिफ्ट से उतरने की थोड़ी कोशिश में अभी अटेम्प्ट ले रहा है। अभी पास हो गया, फेल हो गया, वो तो आज के बाजार के क्लोजिंग से पता लगेगा। बट हाँ, थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये बात लगती है कि भाई पोजीशन थोड़ा बहुत मैं रखना चाहता हूं, तो आप एक काम, मेरी बात मान लो, 24,200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर डाल दो। 24,200 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालोगे तो आपका क्या होगा, तब भी आप पैसे बना के निकलोगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नहीं बेच पाए, थोड़ा नीचे बेच पाए, 30% कैश में जरूर बैठना चाहिए, 30 से 40%। ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, और ये डाटा भी अलाउ कर रहा है। अच्छा, ये पूछेंगे आपको कैसे पता लगे, ये डाटा कैसे लग रहा है? मैं बताता हूँ, आपको पुट कॉल रेशो से पता लगता है। आप पुट कॉल रेशो आपकी 1 पॉइंट समथिंग अभी भी चल रही है। आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, FIs की होल्डिंग में मान लो FIs होल्डिंग 10% से कम होगी, फिर क्या करोगे आप? फिर तो बाजार को नीचे आना पड़ेगा। और 10% से होल्डिंग कम होने का मतलब 24,000 है, क्योंकि जो चीज़ FIs को अच्छी नहीं लगेगी ना, वो रिटेल को कैसे अच्छी लग जाएगी? आप सोच के देखिए कैसे हो सकता है वो। हालांकि रिटेल ऑलरेडी लो पे है, बट फिर भी वो उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ का मान के रखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना माल, तो और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी है जितना अभी आप देख के आ चुके हो, जो एंजॉय करके आ चुके हो। तो जो मैंने आपके क्वेश्चन है उसका जवाब दे दिया। थोड़ा लेट हो, बट काम चल सकता है अगर आप उसी से काम चलाना चाहो तो। निफ्टी बैंक पर आते हैं। 350 को की हमने कमजोरी देखी, 52,300 के आसपास के स्तर। हालांकि डिम्पी, HDFC बैंक के नतीजे बताए जा रहे हैं कि वो अनुमान से बेहतर हैं। 1600 रुपए के आसपास का भाव है, मतलब उसके नीचे क्रैक नहीं किया, बस यही गनीमत रही। तो निफ्टी बैंक में क्या करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रिगर्स भी एग्जॉस्ट हो गए हैं। इस लेवल पर क्या सलाह होगी?
देखिए, अर्निंग्स का इम्पैक्ट आएगा सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप फिर से बजट वाले खुमारी के अंदर चले जाओगे, क्योंकि कल ही बजट आना है। तो अर्निंग्स का इम्पैक्ट, अच्छा, अर्निंग्स की चर्चा इतनी कम है मार्केट के अंदर, इस समय बजट की चर्चा ज़्यादा है। हर दूसरा आदमी बजट को लेकर ज़्यादा फिक्र बजाय अर्निंग्स के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, HDFC ने अगर 1600 बचा रखा है तो 1600 के बहुत ऊपर भी तो नहीं लेके गया। तो ये पॉइंट था नोटिस कि 1600 बच रहा है, इसका मतलब नंबर थोड़े अच्छे आ सकते हैं। नंबर स्लाइटली अच्छे हैं। मेरे से अगर आप बोलेंगे कि बहुत अच्छे नंबर हैं तो मैंने उसमें से बहुत निकाल दिया, सिर्फ मैं अच्छे नंबर्स बोल रहा हूँ। और अच्छे नंबर्स टिपिकली मार्केट के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोश नहीं लेके आते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट के अंदर HDFC अपना काम ज़रूर करेगा, लेकिन वो बैलेंसर वाला काम करेगा। और दूसरा, मैंने ADR इसके चेक किए हैं जो भी लिस्टेड है वहाँ पे। बैंक्स के अमूमन 3 ADRs हैं वहाँ पे, ICICI, एक्सिस और HDFC। तीनों के ADRs में मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और ना ही मेरे को इसके डेरिवेटिव्स के डाटा में कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट दिखी। तो मैं यार HDFC नो ट्रेड की कैटेगरी में डाल दूंगा। मेरे लिए नंबर अच्छे भी है, बट मैं फिर भी ट्रेड नहीं करूंगा। आप बोल दो मेरे लिए नंबर खराब है, मैं फिर भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि HDFC मेरे लिए सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर होगा। मैं इससे पैसे नहीं बना पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत क्लियर है। तो इसलिए HDFC को थोड़ा अवॉइड करने में मेरे को लग रहा है आज समझदारी है। क्यों अच्छे और बुरे की कंफ्यूजन में आप फंसना चाहते हो HDFC के अंदर जाके, उसको छोड़ दो। रिलायंस के नंबर थोड़े वीक आए हैं तो उसका थोड़ा सा प्रेशर आएगा। बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स बता देता हूं आपको और ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस बताता हूं। देखिए, दोनों के अंदर अनवाइंडिंग की पोजीशंस हुई हैं, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। आज मेरे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट HDFC, दूसरा रिलायंस, तीसरा अनवाइंडिंग और कितनी आती है। अगर अनवाइंडिंग कंटिन्यू करती है तो जल्दी जल्दी भरती नहीं है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मैं लेवल्स बता देता हूं आपको इसके भी। 52,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाए तो ये वीक हैंड्स में जाने की तैयारी करेगा। 51,800 के नीचे जाते ही ये वीक हैंड्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। धीरे धीरे करके वीकनेस इस पे भारी हो सकती है। 51,800 एक बेंचमार्किंग है। 52,000 हो सकता है आज ही आज में तोड़ दे, क्योंकि सिर्फ 200-250 पॉइंट ही में ऊपर बंद हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। अब आ जाते हैं ऊपर कहां तक जा सकता है। 52,500, 52,800 ये लेवल ऑलरेडी आप देख के आए हो, यही आपकी परिसीमा हो गई। ये आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस एरिया हो गया बैंक निफ्टी के हिसाब से। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। निफ्टी के लेवल है पहला 24,000 का, दूसरा 24,200 का। 24,000 के नीचे जाते बाजार धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा और फिर वो कमजोरी कड़ी में आने लगेगा। तो ये मैंने लेवल्स बता दिए। नए वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो कई दिनों से मना कर दिया, नए वालों को तो कुछ करना नहीं है। पुराने वालों को भी 30% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैंने लेवल्स बता दिए। नया कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। मैं फिर से एक लाइन बोल देता हूं, जो है उसी को संभालो। हो सकता है बजट वाले दिन मार्केट एक्सट्रीम ऊपर नीचे करे और लास्ट में जाते जाते कुछ ना करे, लेकिन आप उस ऊपर नीचे के अंदर फंस मत जाना। ये मैं आपके लिए बात रखना चाहता हूं। अंशुल जैन, संतोष मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी अपने साथ में अभी कनेक्ट कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अंशुल जी। आपका भी स्वागत है मुंबई में, मेरे को पता लगा आप भी मुंबई आ चुके हैं। और संतोष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल आपसे वापस मुलाकात होगी अंशुल जैन स्टूडियोज़ में ही। पहले मेरे को थोड़ा ये बताइए कि आप मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, और फिर बाद में ये भी बता दीजिएगा कि आपके ट्रेड कौन से हैं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए डिम्पी जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, बिल्कुल मैं उसके साथ एग्री करूंगा। एक छोटी सी चीज के साथ डिसएग्री करूंगा कि बाजार ऊपर सीढ़ी से जाता है, नीचे लिफ्ट से आता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है कि लिफ्ट से नीचे आने की जगह खिड़की से कूद जाता है। जब गिरने पे आता है तो बिल्कुल खिड़की खोलता है और वहां से कूद जाता है नीचे। और कुछ उसी तरीके की चीज लग रही है। एक कहावत है, एक तो कोड़ ऊपर से खाज। तो मंथली बजट भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, बिना ओपन इंटरेस्ट के रैली भी है, रिलायंस के रिजल्ट भी वीक आए हैं, HDFC से भी कोई खास एंकरेजमेंट नहीं है। वीकली चार्ट पे देखें तो शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 4 टाइट क्लोज हैं जिसमें 3 इनसाइड बार हैं वीकली पे। तो प्राइस एक्शन भी कहीं से मजबूती का नहीं दिख रहा है। हल्की सी वीकनेस है, पुल बैक आज के सेशन में ले सकते हैं, घबराहट है मार्केट में। एक बार के लिए सपोर्ट जोन टेस्ट होता हुआ दिख सकता है 24,420 का, वहां पे सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा कोई बाइंग का सजेशन नहीं रहेगा। मैं कहूंगा पहले एक बार बजट देख लीजिए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हैं, अगर डिलीवर भी करती है गवर्नमेंट तो भी खरीदने कोई वजह नहीं रहती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे खरीदा हुआ आदमी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो बाजार में बहुत तेज पिटाई होगी। तो 24,400 का लेवल वॉच कीजिए। अगर इसके नीचे टिकता है तो फिर मैं थोड़ा सा बेरिश रहूंगा, फिर 300-400 पॉइंट का करेक्शन नीचे आता हुआ दिखेगा। बट अगर 24,400 का लेवल होल्ड हो जाता है
तो बाजार में हल्का सा बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, सपोर्ट जोन है 51,750। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो जाती है शॉर्ट टर्म में तो तेजी बनी रहेगी, लेकिन इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर डाउन साइड ओपन अप होते हुआ दिखेगा। तो दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। पहला है आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग को अगर चलना है और एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सेकंड बेस्ट काउंटर बचता है आईसीआईसीआई बैंक। अगर ये सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन को होल्ड करेगी। 1245 पे आईसीआईसीआई बैंक बाय करना है, 1225 का इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना है, 1275 का टारगेट रहेगा। दूसरा है फर्टिलाइजर स्पेस से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में फर्टिलाइजर्स के लिए कुछ बहुत चाहिए, तो 1500 बाय करना चाहिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर। 1560 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1650 रुपए का टारगेट रहेगा। अगेन दोनों टारगेट्स कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक अचीव नहीं होते हैं तो भी एक बार स्टॉक से निकल के कैश पे रहिए। कल हो सकता है कि मार्केट क्लोज होते होते आपको डीप डिस्काउंट में बहुत सारी चीजें बाय करने का मौका मिले। कल 11 बजे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा 50% कैश पे आ जाना चाहिए। इसी से बैंक हो गया और एक कोरोमंडल फर्टिलाइजर हो गया। दोनों आपने एक फैंसी काउंटर्स बताए मार्केट के हिसाब से, और इस समय इस पे थोड़ी ज़्यादा नज़र भी है। आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को बनाने का काम कर सकता है अगर चला तो। कंडीशन अप्लाइड है, स्टार मार्क्स सबके नीचे लगे हुए हैं और ये डिस्क्लोजर के साथ हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कोरोमंडल फर्टिलाइजर, ध्यान रखा जाए फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर ये वापस चले तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी छोड़ दीजिएगा। और एक और बात, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं बजट की इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाऊंगा और मेरे को स्टॉक सिर्फ समझने हैं, जानने में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे रहूं, मैं सिर्फ मार्केट्स को देखूंगा, तो मैं बोलूँगा आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन ले रहे हो। आप जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उसमें से मैं भी हूँ। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि 48 घंटे के अंदर क्या करना है, मैं बोलूँगा 48 घंटे के अंदर मुंबई का वड़ा पाव खाइए, बारिश देखिए, आराम से मौज कीजिए, खाओ पियो मौज करो, शांति से बैठो। अगर मैं 48 घंटे मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा तो क्या बाजार बंद होने जा रहा है? नहीं। मैं क्यों चरम पे जाऊँ, मैं क्यों उस कन्फ्यूजन के अंदर जाके एंटर करूँ जहाँ मेरे पैसे फंसने के चांसेस भी हैं। तो थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ काम करने में समझदारी है। नहीं करेंगे और अच्छा है, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं करेंगे तो अच्छा है। सोचिए, हम ही आपको ट्रेड बता रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं कि मत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी जो करना चाहें थोड़ा वॉल्यूम के साथ ज़रूर काम कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। संतोष सर नमस्ते सर, बताइए सर आपके ट्रेड। यस डिम्पी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं भी आपके कैंप में ही हूँ। मुझे भी ये लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए इतने बड़े इवेंट के आसपास। नॉर्मली आप देखते हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड जो एचएनआई ट्रेडर्स है थोड़ा साइडलाइंस पे रहते हैं, तो बेटर यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन ना लो। तो मेरा भी आज एक ही स्टॉक है, वो भी थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से है, क्विक हिल। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कमजोर बाजार में भी लग रहा है कि स्टॉक मोमेंटम दिखाएगा। फ्राइडे के सत्र में जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में तेज गिरावट थी, इसमें लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। तो नियर टर्म में मुझे 725 तक के टारगेट नजर आते हैं। यहाँ पर 555 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मेटल स्टॉक में शॉर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट मॉर्निंग में चाइना के फिर जो इंटरेस्ट रेट कट की न्यूज आई तो मैंने अवॉइड किया। मैं एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। एक ही काउंटर के साथ फिलहाल संतोष आना चाहेंगे। और फ्राइडे को हमने देखा भी था, जितना माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के चलते हम देख रहे थे कि चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पैक्टेड हो गई थी, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। तो उसके लिए क्विक हील और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है डिम्पी 600 के ऊपर। ये एक्चुअली ब्रेकआउट कैंडिडेट है, जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, कुछ कुछ वैसे ही है। एक तो ये ब्रेकआउट था, ऊपर से क्लाउड आउटेज हो गया, फिर तीसरा क्या है कि ये थोड़ा बजट से पहले आ गया। हो सकता है साइबर सिक्योरिटीज को लेकर भी वित्त मंत्री कुछ बोल दें, या डिजिटल चीज़ों को लेकर भी कुछ बोल दें, सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटीज़ को लेकर भी कुछ बोल दें। तो कुछ भी अगर होगा तो एक क्विक हिल के लिए अच्छा ही होगा। बुरा क्या हो सकता है? बुरा तो कुछ होगा ही नहीं ना। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हमारा देश बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है, हमको जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा। तो जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। फिलहाल इस शेयर पर जरूर ध्यान रखिएगा। मैं संतोष सर के साथ 100% एग्री करता हूं कि थोड़ा इसको समय भी देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं 2% कमा के क्विक हिल से बहुत बड़ा पैसा बना के आ रहा हूं, तो फिर आप क्विक हिल से मत जाओ। फिर तो और ट्रेडिंग के 10 स्टॉक हैं डिस्कस करने के लिए, वहां बना लेना। क्विक हिल तो एक लॉन्ग टर्म अच्छा होल्ड करने वाला स्टॉक है। सर के साथ मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल। और 600 के ऊपर जो सस्टेन किया है, संतोष हाईलाइट भी कर रहे थे कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। पर चलिए, अब मितेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मितेश, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे आज के लिए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? गुड मॉर्निंग सुची जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट्स। सबसे पहला स्टॉक जो है, आई थिंक डिम्पी जी बहुत खुश होंगे ये स्टॉक का नाम सुन के।
क्योंकि बहुत टाइम से वो भी देख रहे थे कि ब्रेकआउट आए। मैंने 300 के पार बोला था, लेकिन सिस्टम और मैथड ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो सबसे पहला स्टॉक है कैंपस एक्टिवेयर का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। 289.55 के ऊपर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन आया है, तो यहाँ पे 260 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को खरीदना है। पहला टारगेट रहेगा 340 का, दूसरा टारगेट रहेगा 350 का। कैंपस एक्टिवेयर में 260 के ऊपर सिस्टम और मैथड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक बहुत ही स्ट्रांगली अपमूव होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है विद इन द एंटायर सिरेमिक स्पेस, कजारिया सिरेमिक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। 1250 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है बोथ वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर। तो कजारिया सिरेमिक है जो 1376 के ऊपर बाय करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1320, पहला टारगेट रहेगा 1450, दूसरा टारगेट रहेगा 1500 का। तीसरा जो स्टॉक है वो लार्ज कैप है, इन द सेंस कि वो लार्ज इन टर्म्स ऑफ प्राइस है, लेकिन बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया है। ये है पेज इंडस्ट्री का। 39,500 40,000 के ऊपर आवरली, डेली और वीकली तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक क्वालिफाई हुआ है। तो पेज इंडस्ट्री में 40,510 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 39,800 का और टारगेट रहेगा 41,850 का। सर आपने जो तीनों शेयर्स दिए हैं ना, वैसे कैंपस एक्टिवेयर के बारे में को सुन के खुशी तो हो रही है सर, बट इसने हमारे पेशेंट्स को बहुत टेस्ट करवाया सर। हम 10 दिन तक इसके बारे में बात करते रहे कि अभी ब्रेकआउट आया। अच्छा 305 तक भी गया, 310 तक भी गया, लेकिन फिर से ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर से 300 के नीचे आ जाता रहा। फिर फाइनली हमने टेलीविजन स्क्रीन पे बोला कि भाई हमारा पेशेंस तो दे गया जवाब, अब जिनके भी पेशेंस अलाउ करता है वो बने टिके रहे भले, लेकिन हम इससे बाहर हो जाएंगे। हम इससे बाहर हो गए थे सर। फिर बाद में हमने इसकी जगह पर रिलैक्सो ढूंढ लिया था और रिलैक्सो के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, लेकिन मैं आपकी दाद दूंगा सर, आपका पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है और पेशेंस वाले ही जीतते हैं। जो धैर्य रखते हैं ना वही शौर्य पाते हैं। हम जैसे कहाँ, हमारे पास तो धैर्य नहीं है तो हम शौर्य भी नहीं पा पाते, ठीक है, लेकिन आपके पास है। दूसरा पॉइंट, ये जो पेज इंडस्ट्री सर आपने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है सर। इसको मैं ना थोड़ा आजकल के सिनेरियो के साथ भी कनेक्ट करूँगा। मैं 1 मिनट के लिए टाइम ले रहा हूँ इसको बात बोलने के लिए। असल में बांग्लादेश में आपको पता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं इस समय। वहाँ पे तो कर्फ्यू तक लग गया है, आरक्षण का मामला इतना ज़ोर से चल रहा है वहाँ पे, और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी और बड़ा देख के भी हैरानी होती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इंडिया कनेक्शन इसका मैं देख रहा था, वो सब अलग चीज़ है कि घुसपैठ होगा वो सब होगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखें 85% जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स करता है ना, रेडीमेड गारमेंट और कपड़ा करता है, और उसमें से भी इस तरह के प्रोडक्ट जो पेज इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं, बाकायदा इस तरह की कॉपी। पेज इंडस्ट्रीज़ को सीधा सीधा बेनिफिशियरी होने जा रहा है अगर बांग्लादेश में घमासान चल रहा है आरक्षण पे। तो उसमें कई और सेक्टर्स भी हैं, लेकिन सर ने एक पॉइंट जो बताया वो पेज इंडस्ट्रीज़ वाला, मैं उसके साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगा। मैंने कुछ एक रिसर्च भी निकाली है, लगे हाथ में वो भी आपको बता देता हूँ। कॉल्स आपकी नोटिस हो ही गई हैं, मैं सारी की सारी कॉल्स वापस से बताता हूँ। कजारिया सिरेमिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, कैंपस है। ये जो आरक्षण वाला मामला है ना, इसको भी ज़रा नोटिस कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ आपके लिए रखा है। इसमें जो मामला है वो आप तो ग्राफिक्स में पढ़ ही लेंगे कि भाई इसके अंदर आरक्षण चल रहा था, और आरक्षण का मामला स्वतंत्रता सेनानियों को, कि उनके परिवारों को जो आरक्षण मिलता था 30%, वहीं पे आके रुका हुआ है कि भाई उनका थोड़ा कम कर दो। उनको ना दिव्यांगों से प्रॉब्लम है, ना ही धार्मिक वालों से कोई प्रॉब्लम है, ना ही महिलाओं से, ना ही पिछड़े वर्ग से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। बस 30% जो कोटा उनका लगा हुआ है वो कोटा कह रहे हैं थोड़ा कम कर दो, इसको लेके विरोध हो रहा है। आपको बताऊं मैं 85% टेक्सटाइल कंपनीज को बेनिफिट होगा इससे। भारत की जो कंपनीज हैं उसमें से नाम बता देता हूँ सिर्फ, रेमंड, फैब इंडिया, नितिन स्पिनर्स, अरविंद लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनीज हैं इसकी बेनिफिशियरी होने जा रही हैं। ये हमने बाकायदा लिख दिया आपके लिए, प्लेट छाप दी है। दूसरा, शूज़ का जो बिजनेस है वो भी अच्छा है, वहाँ पे 3% तक शूज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्टिव, रिलैक्सो जैसी कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है बांग्लादेश के इस घमासान से। तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा जूट एंड जूट से जुड़े हुए प्रोडक्ट। आपको पता है बजट में जूट से जुड़ी हुई वैसे भी अनाउंसमेंट्स आती हैं, तो लुडलो, इस तरह की और कंपनी जो कि जूट से जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी कंपनीज आज फिर से नोटिस होंगी। और एक लास्ट में मैं बोलूँगा वह सी फूड्स। बांग्लादेश भी आपको पता है समुद्र के किनारे वाली कंट्री है और बहुत हद तक श्रिम्प्स वगैरह इस चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है, फिश को भी करता है। एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, इस तरह की कंपनी भी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। एपेक्स फ्रोजन ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। ये सारी की सारी कंपनीज आप अपनी लिस्ट में रखिएगा, हम दिन भर आज इन कंपनीज को भी चेक करेंगे। देखिए किसी का अनरेस्ट, किसी का बेनिफिट हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया 85% एक्सपोर्ट्स होता है
और सारी चीज़ों का रेशियो के हिसाब से बता दिया। 5% एक्सपोर्ट चलता है रफ में, और वो सारी की सारी कंपनीज हमने आपको नोटिस करा दी हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, अभिषेक जी कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आप फोकस में रखिएगा, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ही मुश्किल दिन चल रहे हैं। शूट एट साइट के आदेश दिए गए हैं, 125 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जान भी चली गई है इस प्रदर्शन के चलते। लेकिन वही है कि यहाँ मतलब बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपको अपने स्टॉक्स के लिहाज से फोकस में ज़रूर रखना चाहिए। अपने अब सहयोगियों को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे सहयोगी अशेषा हैं, आपको खबरों वाले शेयर बताने के लिए। और वीकेंड पे चूंकि ढेर सारे नंबर्स आए हैं, एक लंबी लिस्ट रही है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर नंबर्स कमजोर रहे हैं। कौन कौन से वो नतीजे हैं ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद और अशेषा का स्वागत करते हैं और शुरुआत करेंगे शरद आपसे। बताइए कौन से नतीजे आए और कैसे रहे। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले मैं निफ्टी वाले अर्निंग्स पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है वायदे बाजार और इम्पोर्टेंट कैश अर्निंग्स है उन पे भी फोकस करेंगे। HDFC बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, आप कह सकते हैं गुड सेट ऑफ नंबर्स। याद रखिए हमने सीक्वेंशियली नंबर्स लिया है क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मर्जर का इम्पैक्ट है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 2.6% भागा है। हालांकि देखा जाए तो एसेट क्वालिटी वहाँ पे थोड़ी डिग्रोथ आई है, यहाँ पे GNPAs और NNPAs दोनों में ही डिटोरिएशन आया है। रिलायंस की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मिस हुई है एस्टिमेट्स। OTC जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है ये मिस हुआ है। रिटेल बिजनेस यहाँ पे भी एनालिस्ट एस्टिमेट से मिस हुआ है। हालांकि गैस एक्सप्लोरेशन और टेलीकॉम बिजनेस इनलाइन रही है। अगर मैं टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो ARP होता है वो लगातार चौथे क्वार्टर सपाट रहा है 182 रुपीज़ के ऊपर। विप्रो के कमज़ोर नतीजे आए हैं। हमने देखा ADR भी जो है भारी गिरावट ADR में देखने मिली थी। रेवेन्यू जो है डिग्रोथ आया है 1% का सीक्वेंशियली, अनुमान से कम जो है अक्रॉस सेगमेंट्स जो है इनके नतीजे देखने मिले हैं। जो आउटलुक दिया है सितंबर का, इसके बात करें तो IT सर्विसेज का सेगमेंट में -1 to +1 का एक रेंज उन्होंने दिया है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। JSW स्टील की बात करें, यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। सिर्फ रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कमोडिटी रिलेटेड बिजनेस को देखने के लिए उनकी EBITDA मार्जिन पैट तीनों ही बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। रियलाइजेशंस भी कम हुए हैं। आखिर में कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 10% बढ़ा है, ये भी अनुमान से कम आया है। और सीक्वेंशियली जो है देखा जाए NNPA, यहाँ पे डिटोरिएशन थोड़ी एसेट क्वालिटी में ज़रूर हुई है। तो ऑफकोर्स देखा जाए 5 में से 4 निफ्टी कंपनीज़ के कमज़ोर नतीजे जो हैं घोषित किए गए हैं। और लेकिन और भी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है, जो स्टैंड आउट अर्निंग्स है उसको मैंने पिकआउट की है। निप्पॉन AMC बहुत शानदार नतीजे देखने मिले, 42% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। और सारे AMC स्टॉक्स में जो है आज अच्छी तेज़ी भी देखने मिल सकती है। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो नेट प्रॉफिट 82% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और कलेक्शंस में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। ट्रिल यानी कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है डबल से ज़्यादा हो चुकी है और जो कंपनी है घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स में भी शानदार मूवमेंट देखने मिल सकता है। येस बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्लिपेजेस कम हुई है और ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम भी जो है अच्छी मूवमेंट आई है, लगभग 20% का ग्रोथ आया है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है। शक्ति पंप्स रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। और आखिर में PVR आइनॉक्स, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और लॉसेस बढ़ के 180 करोड़ का रजिस्टर किए हैं। और बाकी सारे जो अर्निंग्स हैं वो आप अपने लिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर लार्जली जो है हम कहेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के बड़े बड़े कंपनीज़ को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सब सामने रखने के लिए कि किस तरीके के नतीजे रहे, निफ्टी कंपनीज ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन से नतीजे अनुमान से अच्छे रहे, कौन से इनलाइन रहे और किसने निराश किया। तो इस पूरी चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किस तरीके के नतीजे देखने को मिले। पर आइए, खबरों वाले शेयर्स भी काफ़ी हैं आज और ये लिस्ट समझते हैं। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए कि आज खबरों के दम पे कहाँ दिखेगा एक्शन। अशेषा। बिल्कुल, सबसे पहले अनंत राज की बात करते हैं तो कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गूगल के साथ, जहां पर कंपनी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहती है। तो बड़ी न्यूज़ है जिसके चलते अनंत राज पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा HG इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 710 करोड़ के नए ऑर्डर्स ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से मिले हैं। तो ऑर्डर विंस के चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। JSW इंफ्रा की बात करते हैं। शुक्रवार को न्यूज़ आई थी कि JSW इंफ्रा
JSW स्टील से स्लरी पाइपलाइन खरीदेगा, करीब 1700 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। तो बड़ी न्यूज़ है जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स, JSW स्टील तो नतीजों के दम पर फोकस में रहेगा ही, उसी के साथ साथ JSW इंफ्रा, इस पर भी अपनी नज़र रखें। NLC इंडिया, यहाँ पर कंपनी की एक सब्सिडरी है NLC रिन्यूएबल्स, और कंपनी इस सब्सिडरी को लिस्ट करके पैसे जुटाना चाहता है। तो बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर जिसके चलते NLC इंडिया में भी एक्शन दिखेगा। PC ज्वेलर्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन टाइम सेटलमेंट अप्रूव कर दिया है PC ज्वेलर्स के साथ। इक्विटी और डेट में ये ट्रांजैक्शन पूरा किया जाएगा। वेदांता की बात करते हैं। पिछले हफ्ते न्यूज़ आई थी कि कंपनी 8,500 करोड़ QIP के द्वारा जुटाना चाहती है। अब ये QIP खत्म हो चुका है। वैल्यूएशन की बात करें तो 440 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन पर ये शेयर्स इश्यू किए गए हैं, जो फ्लोर प्राइस से 4.5% के डिस्काउंट पे है। कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं इस QIP में। निप्पॉन म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, SBI म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, ICICI डायरेक्ट जैसे कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं जिसने QIP के द्वारा वेदांता में इन्वेस्टमेंट किया है। और लास्ट में टेक्सटाइल स्टॉक्स की तो डिम्पी जी ने बात की ही। सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है उसके चलते फोकस में रहेंगे। ओके, ठीक है शीशा, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रहेगी नज़र। वेदांता भी खबरों के दम पे एक्शन दिखेगा, पर ये भी आपको बता दें कि बैन में भी शामिल है, तो इसको लेकर भी आप गौर फरमाइए। और खबरों की लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, और बजट से पहले का एक क्रूशियल डे है, तो जो भी ट्रेड लेना है आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है, ना करें फ्रेश ट्रेड तो ये अच्छा है, और हमें लगातार आपको बता भी रहे हैं। लेकिन चलिए जो नतीजा है उस पर जरा व्यू ले लेते हैं। JSW स्टील के भी जो नंबर आए हैं वो आए हैं कमज़ोर, और हमने देखा कि मेटल शेयर जो हैं पिछले वीक में कमजोरी का ट्रेंड दिखा रहे थे, और अगर आप खासतौर से शुक्रवार को देखेंगे तो बड़ी बड़ी गिरावट वहां पर हो रही थी। आय में 7% की, मुनाफे में करीब करीब 34% के आसपास की भारी गिरावट है JSW स्टील के। मितेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे JSW स्टील, क्या ये शेयर और गिरेगा? क्योंकि देखिए नंबर्स कमजोर आ गए हैं, बहाना एक और मिल गया है, वैसे ही गिर रहा था शेयर। ये कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें JSW स्टील में? नहीं, डेफिनेटली जो आपने JSW स्टील के बारे में बताया, जो नैरेशन किया, वो बहुत ही परफेक्ट है। 910 से यहाँ पे कंटिन्यूस एक वीकनेस रही है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन आवरली और 15 मिनट चार्ट के ऊपर है। और आपने सही फरमाया कि एक रीजन चाहिए था। आई थिंक ये गिरावट में स्टॉक 820 तक आ सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ डेली और मंथली चार्ट 820 तक है, तो 820 तक गिरावट आ सकती है। तो डेफिनेटली इवन एट द ओपनिंग 910 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। मेटल्स में गिरावट है वो बरकरार रहेगी। JSW स्टील स्पेशली 903 के नीचे एक बैरिश पैटर्न है, तो 820 के टारगेट के लिए डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। JSW स्टील को लेकर ये व्यू। आप बताइए संतोष जी, अनंतराज इंडस्ट्रीज को लेकर इस साल अगर हम देखेंगे तो चाल बढ़िया रही है। मार्केट कैप के लिहाज से भी करीब करीब 16-17 हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है, और गूगल के साथ इन्होंने करार किया है डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। निश्चित तौर पर बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट। अनंतराज, इसका चार्ट आपको कैसा दिख रहा है? अभिषेक, हमने इसमें एक बड़ी रैली देखी, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, जो 465 से लेके 450 का जो एरिया है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर वहां से बाउंस बैक करता है तो अच्छी री एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पर कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है। नीचे उसके लिए फिर स्टॉप लॉस रहेगा 430 के आसपास का, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो हमको जो प्रीवियस स्विंग हाई थे करीबन 560 के, वो लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकर जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन एक टेक्निकल चेक जरूर रिलायंस का और HDFC का भी ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का पोजीशन है, कुछ पोजीशंस लेना चाहेंगे। उन दोनों के बारे में पता कर लेते हैं। एक बार अंशुल जैन, आप ही देख के बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अच्छा, आपके पास तो ज़्यादा पोजीशन है ना, आप बता रहे हैं पोर्टफोलियो में, आप तो बायस्ड हो जाएंगे। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या अंशुल? आपसे नहीं पूछूँ ना फिर? नहीं सर, रिलायंस आप छोड़ दीजिए मेरे से, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी देंगे, फिर बायसनेस भी झलकेगी। ठीक है सर, माफ़ी आपको छोड़ दिया। मितेश भाई के पास आता हूँ। मितेश जी, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज चेक करना, जरा देख के बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज में और गिरावट कितनी आ सकती है। नंबर्स तो ठीक नहीं बता रहे हैं।
देखिए डिम्पी जी, एक 3150 जब तोड़ा तो आवरली चार्ट के ऊपर एक बैरिश पैटर्न फॉर्म हुआ था, तो वहां से ही एक स्ट्रॉन्ग गिरावट हमने देखी है। और कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में भी एक पुल बैक काम नहीं कर रहा है, तो आई थिंक 3150 के स्टॉप लॉस से जो स्टॉक है उसको शॉर्ट करना चाहिए। पहला सपोर्ट इसका आ रहा है 3030 का, और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 3000 का। तो आई एम ऑफ द व्यू के 3030 तक के स्टॉक आना चाहिए, वीकनेस यहाँ पे और बढ़ेगी। एक शेयर और है, वो है HDFC। नंबर्स तो बता रहे हैं कि ठीक ठीक हैं, लेकिन मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि 1600 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600 के नीचे गया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे, ये 1600 1590 के नीचे जाने पर अच्छे नंबर्स भी काम नहीं करेंगे, ऐसा मान के चलूँ सर? नहीं डिम्पी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक से बहुत ज्यादा डाउन दिखाएगा। इतने कोई खराब नहीं है, अच्छे नजर आ रहे हैं कुछ फ्रंट पर। 1600 से 1580 इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और मुझे लगता है जो MSCI के रीबैलेंसिंग का फैक्टर है वो भी इसको कुशन देगा, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मार्केट कभी भी रिकवर करेगा तो शायद ये स्टॉक सपोर्ट कर सकता है। तो ये बाजार की कमजोरी में इस स्टॉक में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर FIS का फ्लो जारी रहता है तो ये कैंडिडेट हो सकता है जहाँ हमको फ्लो आते दिखेंगे। शेयर मेरे को और पता करना है एक्चुअली में, मेरा थोड़ा अपनी कैलकुलेशन है, मैं उसकी बेसिस पे पता कर रहा हूँ, उसमें कोई खबर वगैरह नहीं है। उस शेयर का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HAL का एक बार शेयर दिखाएंगे। अभी मेरी स्क्रीन आप तक मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। आप एक बार ज़रा सिर्फ 2-3 दिन का लेवल्स दिखाइएगा, 2-3 दिन का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। ये 4800 रुपये हो गया, और ये 5500 से 4800 ना, मतलब पूरे एक हफ्ते में टूटा है। ये आप दिखा देना जरा, ये सी बलाई, ये सीधा 5500 से 4800 टूटे, 12.5% टूट गया एक हफ्ते में। ये सरकारी कंपनी है, और ध्यान रखा जाए पिछले हफ्ते ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाए हैं। ये भी ध्यान रखा जाए, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी जिसके बारे में बजट में बार बार बोला जा रहा है कि अच्छा होगा, बजट के डिफेंस के लिए तो बढ़िया होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको छांट के ऐसा बता रहा हूँ कि देखो, हर चीज़ एक अम्ब्रेला के अंदर मत कैलकुलेट करो। ये शेयर बहुत अच्छे से चला हुआ है, गिरावट भी स्पीड से चल रही है, 12.5% एक हफ्ते के अंदर टूटा है ये शेयर। अब एक बार जरा मैं चेक करवाता हूँ। अंशुल जी एक बार जरा देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है ये, क्योंकि वीकली चार्ट पर अभी भी लग रहा है कि दम बहुत है और टूट सकता है ये। डिम्पी जी, इसमें 23 दिन का एक कवर्नेंटल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 5460 रुपए में, 3 दिन उसके ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद पैटर्न फेल किया है। तो यहाँ से लॉन्ग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं, और जो आपका कैलकुलेशन है 4000, बहुत आराम से 4000 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखेगा, लेकिन जो पूरे पैटर्न का बॉटम था वो 3900 के आसपास है। तो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग इसी तरह चलती रही तो मेजर सपोर्ट 3900 के आसपास है, और हाई लाइकली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 1 से 2 हफ्ते में 3900 तक के लेवल्स दिखा देगा। लॉन्ग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं, अभी उनको शेकआउट नहीं किया गया है, करते करते 3900 रुपए का लेवल आराम से टेस्ट कर देगा। को स्क्रीन अपने कनेक्ट कर दूंगा, आप थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन से भी देख पाएंगे कैसे मैंने इस शेयर को पकड़ा। एक और चीज़ बता देता हूँ, आप इसमें ना ताज़ा शॉर्ट नहीं कर सकते आज, क्योंकि ये बैन में है। करीब 9 शेयर बैन में है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी बैन में है। तो जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट की, वो कैरी रखें, ठीक है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, जैसे अंशुल जी आपको बता भी रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि ये अभी तो इसने 50 दिन तोड़ा है, तो 200 दिन पे जाके सपोर्ट लेगा ये, और थोड़ा नीचे है वो तो 4000 के भी नीचे है ये बैन वाले शेयर्स अगर आप चेक करें, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का नाम भी डला हुआ है, 4.5% की गिरावट के साथ है। नया शॉर्ट तो ना करना, अगर आपके पास पोजीशन है और आपको ऐसा लगता है मेरे को थोड़े लाइट करनी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी लाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। के मन में चल रहा होगा डिफेंस है जी, बजट है जी, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये भी तो देखो ना कितनी चली हुई है, और ये भी तो देखो ना कि सेलिंग आ रही है। ये सब भी देखो ना, ओपन माइंडेड से काम करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। सृष्टि आगे बढ़े। जी बिल्कुल, क्योंकि हम नतीजों की बात कर ही रहे थे और हमने कुछ काउंटर्स पे अपने एक्सपर्ट से भी टेक्निकल फ्रंट पे राय मांगी, पर आइए अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की क्या राय है उन तमाम काउंटर्स पे जहां पे आए हैं नतीजे, और अन्य ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो आज कई सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास ब्रोकरेजेस की तरफ से, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज़ के आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं PVR आइनॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टेक ने अभी सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1273 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह कि कहीं पे अगर शुरुआत की देखें साल की तो एक वीक नोट पे हुई है, इसी के बाद उनका मानना है कि कहीं पे फर्स्ट हाफ जो है वो भी कहीं पे वीक ही रहेगा कंपनी के लिए, और आगे जाके क्यू में भी ये जो वीकनेस है वो आगे हमें देखने को मिल सकती है। अगर वही बात करें UBS की, तो
तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हालांकि Q1 जो था वो म्यूटेड था, बट आगे जाके होप्स जो है वो सेकेंड हाफ पे रहेंगे कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं पेटीएम की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे कहीं पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये कि कहीं पे पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन जो थे वो कहीं पे अंडर मतलब प्रेशर में ही रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं पे सुधार जो होगा वो कहीं पे की री रेटिंग के लिए एक फैक्टर रहेगा। और इसी के बाद अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 420 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आरबीआई का जो ओवरऑल इम्पैक्ट था वो पूरा का पूरा अभी स्टेबलाइज हो चुका है। आगे जाके कॉस्ट कंट्रोल जो रहेगा एक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए की रहेगा कंपनी के लिए, और इसी के साथ साथ एक बिजनेस रिकवरी जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके पेटीएम में। अगली बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1260 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे कंबाइंड रेशियो की बात करें तो गिर रहा है, वो एक अच्छी बात है, बट अगर हम ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और इसीलिए एक अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। और उसी के बाद मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2205 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके भी हमें आउट परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक की तरफ से देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं आईटीसी की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 535 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे नॉन सिगरेट रेवेन्यू सेगमेंट की तरफ से एक एबिट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद जो एफएमसीजी में टेलविंड्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आईटीसी के लिए अच्छे से प्ले आउट हो सकती है, और वैल्यूएशन में अभी भी कहीं पे री रेटिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो नॉन एफएमसीजी वॉल्यूम्स है उसमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस के देखें तो ये सब कंपनीज पे आज नज़र रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट बताने के लिए। तो आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज खराब नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे टारगेट प्राइस कट किया है। एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कट्स नहीं आए हैं यहाँ पे, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी खराब नतीजों के बाद जो है बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ है। पर इंटरेस्टिंगली आईटीसी पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। पर अब बजट की तैयारी इटीना स्वदेश पे हम लगातार आपकी करवा रहे हैं, और बजट के सुपर ट्रेड समझेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से। चलिए बजट के सुपर ट्रेड्स एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। बजट के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हैं उनके फोकस लिस्ट पे, और अंशुल आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं? देखिए बजट के लिहाज से मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक देख रहा हूँ, ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है, और बजट में इससे रिलेटेड काफी अनाउंसमेंट आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 25 वीक्स का एक कपनल पैटर्न बना हुआ है, 73-74 रेंज में इसको बाई करके चलना चाहिए। मोस्ट लाइकली 90-92 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। प्रमोटर्स में भी प्रमोटर ग्रुप भी इसमें काफी बाइंग करके चल रहा है, तो जब प्रमोटर्स अपनी बिजनेस पे काफी कॉन्फिडेंट है तो हमको भी रहना चाहिए, और बजट भी सपोर्टिव रहेगा। तो यहाँ से 73-74 की जोन में बाइंग रहेगी, 90 रुपए का टारगेट रहेगा। ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख भी रहा है ये काउंटर। और लॉजिस्टिक्स स्पेस में से अगर हम देखें तो जहाँ पे बाकी सब काउंटर्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स होल्ड कर पा रहा है अपने आप को। और साथ ही अंशुल के यहाँ पे अब स्टॉक कॉल। संतोष, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बजट के लिहाज से एक कौन सा कॉल जो है, कौन सा स्टॉक आपके रेडार पे है? क्विक हील के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था, पर कोई और सेक्टर और स्टॉक? यस, मेरे रेडार पे कंटेनर नौकार कॉर्पोरेशन है। इस स्टॉक की बात करें तो एक फ्राइडे के सत्र में इसमें हमने देखा कि कमजोर बाजार में भी 10% की तेजी देखने को मिली। वीकेंड पे एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो चाइना से माइग्रेट होना चाहती है, इंडिया इज प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, बट एक जो चैलेंज आता है वो आता है कार्गो का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है इस बजट में उस एरिया पे फोकस रहेगा, और ये स्टॉक एक काफी इस सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकता है। स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 150 रुपए का टारगेट आसानी से अचीव होते नजर आता है। यहाँ पे 118 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। जी हाँ, फ्राइडे के सत्र में काफ़ी सरप्राइजिंग था और इंटरेस्टिंग भी था देखना कि नवकार कॉर्पोरेशन 10% की तेज़ी दिखा रहा था। काउंटर बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक है। यहाँ पे संतोष की कॉल आती हुई 150 के टारगेट्स ध्यान में रख रहे हैं। 118 रुपए का एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर मितेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बजट के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपकी लिस्ट में शामिल है?
सृष्टि जी, बजट के हिसाब से आई थिंक रियलिटी स्टॉक्स में एक बहुत ही स्ट्रांग आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मेरी पसंद का जो रहेगा वो रहेगा डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ देखें तो कंटिन्यूअस वो वीकनेस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी जो स्टॉक है वो एक अपने अहम सपोर्ट के ऊपर है। आई थिंक 800 790 से लेके 800 का जो जोन है वहां पे एक स्ट्रांग एक्यूमुलेशन आना चाहिए। तो 780 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ लेना चाहिए, और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 830 क्रॉस करेगा एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा और 850 और 880 तक स्टॉक जाने की संभावना रख सकता है अगले 1 से 2 वीक में। तो बजट के हिसाब से मेरे हिसाब से आई थिंक डीएलएफ में करंट लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल थीम के अंदर ही है 2 सेक्टर, एक पोर्ट और लॉजिस्टिक वाला, उसमें स्नोमैन हो गया, नौकार कॉर्प हो गया। फ्राइडे को हमने बड़ी तेजी देखी नौकार कॉर्प में, और आपको याद रखना चाहिए कि अब ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की कंपनी है। 70% स्टेक खरीदने के लिए करार हो चुका है, देखते हैं डील कब तक हो जाती है। लेकिन यह स्नोमैन, नौकार कॉर्प और उसके अलावा डीएलएफ, ये हो गए बजट के अनाउंसमेंट के दम पर ये बजट के सुपर ट्रेड। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, पहले तो एक बार आप गाइड भी कर दीजिए बजट को लेकर कि कितनी उम्मीदें पालनी चाहिए, क्योंकि जो अनाउंसमेंट होने थे वो तो इंटरिम बजट में हो गए, सरकार रिपीट भी हो गई। तो आप किस तरह के बजट की उम्मीद करके चल रहे हैं, और कोई अगर शेयर आपकी नजर में हो जो छूट गया अब तक लोगों की नजर से, वो भी हाईलाइट कर दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बजट को लेकर के, क्योंकि जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो निराशा भी उतनी ही बढ़ जाती है अभिषेक। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के पास ऐसे करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो सामर्थ्य और जो सामान है उनके पास वो बहुत कम है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा कुछ फेर बदलाव न करे, यही मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक बात होगी। इधर उधर की छेड़खानी न करे। सिर्फ पिछले 10 साल से जो एक इतिहास रहा है, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो चल रहा है केंद्र में सरकार बना करके, वो विकास वाला बजट हो, रोजगार खड़ा करने वाला बजट हो। हमारे देश में इक्विटी, एफडीआई, एफआई पैसा जो लाता है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है। एफआई जो पैसे लेकर के आते हैं वो बहुत ही कम समय में वापस भी जा सकते हैं, लेकिन एफडीआई के द्वारा जो डॉलर आते हैं वो लंबी अवधि के लिए रहते हैं। और ये जो मतलब जो कर को लेकर के थोड़ी बहुत उलझन है, उसको अगर सुलझाने का प्रयास करे और एक स्ट्रीमलाइनिंग करे तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनिवार्य होगा। बाकी इधर उधर की छेड़खानी न करे, वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखे और विकास को ध्यान में रखे। और एक बात, सामान्य नागरिक की जो जीवन स्तर है उसको भी थोड़ा बहुत ऊपर लाने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के ये 6 समीकरण है जिससे मैं थोड़ी बहुत उम्मीद रख रहा हूँ। ये भी नहीं कि बहुत बड़ी उम्मीद रख रहा हूँ, थोड़ी बहुत उम्मीद रख रहा हूँ। करे तो ठीक, वरना इधर उधर की छेड़खानी न करे तो बहुत अच्छा होगा। एक पॉइंट गौरांग सर आपकी इस बात पे ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और आपने ना एक्चुअली मेरे मन की बात बोली है। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, साफ साफ सर। होता क्या ना सर, हर बार हर दिन शाही पनीर नहीं खाया जा सकता, हर दिन आप चना मसाला नहीं खा सकते भाई। कभी दाल रोटी भी खा लो, कभी खिचड़ी भी खा लो। तो हमारी बेसिक नेसेसिटी पहले खिचड़ी, दाल रोटी सब है। आ जाएंगे ना अच्छी चीज़ों पर, हम कब मना कर रहे हैं कि हमको शाही पनीर नहीं खाना है, या हमको चना मसाला नहीं खाना है, या कुछ और इस तरह की डिश नहीं खानी है। लेकिन आपने जो भी बात बोली ना कि भाई ठीक है, बेसिक चीज़ें भी पूरी करो, थोड़ा जॉब्स भी चाहिए, थोड़ा बेसिक नेसेसिटी भी चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए, थोड़ा एफडीआई भी चाहिए। ये मेरे को, मैं कह रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात बोली है। मैं तो उल्टा डिजिटल टीम से बोलूँगा कि ये सर का जो आज ने अभी सर ने भी पॉइंट बोला है बजट पे, टेक जो लिया अभिषेक जी ने अभी, ये काट के एज इट इज़ चला दो सोशल मीडिया पे कि भाई बजट को कैसा होना चाहिए। एक सिंपल लाइन में अगर समझें तो गौरांग सर ने आपको 1 लाइनर बताया, मेरे से रुका नहीं गया, इसलिए मैंने सर एक खाने वाला एक थोड़ा एग्जाम्पल दे के आपके सामने बात रख दी। अगर कोई गलती हो, त्रुटि होगी हो तो आप मेरे को माफ़ी दे सकते हैं। गौरांग सर। जी अभिषेक। ठीक है गौरांग सर, कोई स्टॉक भी आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या?
माफ कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी डिम्पी भाई की। ये मैं छोटी अवधि के लिए बात नहीं करता, अभिषेक आपको भी पता है। तो सरकारी कंपनी पर मैं ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वहां पर एक कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मेरे ख्याल से 260 280 के बीच में गिरावट का मौका चल रहा था। मैं मुसाफरी भी कर रहा था, तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है क्या दाम पर बंद हुआ था, लेकिन 260 280 के आसपास ही मेरे ख्याल से इसका दाम होना चाहिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी, सरकारी कंपनी, भिन्न विभिन्न कारोबार में फैली हुई ये कंपनी है। 380 के लक्ष्यांक हम निर्धारित करिए। ये हाइड्रोकार्बन से लेकर के कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनाइजेशन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ढांचा चाहिए वो ये कंपनी सहायता देती है, वो ढांचा खड़ा करने के लिए। मेरे ख्याल से 260-80 के आसपास बहुत ही वाजिबी दाम है। और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मैंने जैसे बताया 380 के लक्ष्यांक है। EIL के लिए 380 रुपए के लक्ष्य, 260 रुपए का भाव है और इंफ्रा स्टोरी से जुड़ी हुई है। अब अगर आप ऑयल एंड गैस के भी इंफ्रा से अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो एक बढ़िया आपको शेयर गौरांग सर ने बताया है। बजट से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मतलब ये तो वैसे भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ना पाल के चलिए। देखिए आज सावन का पहला सोमवार है डिम्पी, ट्रेडिंग का भी उपवास करना ठीक रहेगा। बिल्कुल उपवास रखें और मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत फलाहार करके रखें, बस ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत फलाहार करें। नाशपाती, बब्बू इस तरह के जो फल मिलते हैं आपको वही सब खाइए, आनंद में रहिए, मौज में रहिए। और मैं फिर से बोलूँगा, अपने बाज़ार में आप आए हो अपने आप को दुखी करने के लिए थोड़ी आए हो, बाज़ार में आए हो अपने आप शांति से अपनी अर्निंग्स को थोड़ा पैसा बनाने के लिए आए हो, तो क्यों दुखी होना, खुद से क्यों जाके उस जाके फंस जाना। अब आपको हमको और कहीं भी किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि भी थोड़ा पैसा मुश्किल है बनाना इस समय, तो रुक जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ चल के आपके पास आएंगी। मैंने इसे शुरुआत में भी कहा, अंशुल जी को भी और मितेश भाई को भी, कि मेरे को लगता है जो धैर्यवान होता है ना वही शौर्यवान भी होता है। तो धैर्य और शौर्य का आपस में सीधा कनेक्शन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें बाजार में इसी मौके पर ही डिस्कस होती हैं, ऐसे थोड़ी डिस्कस होती है। यही मौका मिलता है जब इस तरह की बातें सामने निकल के आती हैं और डिस्कशन होता है। ठीक है। अच्छा, एक शेयर गौरांग सर मतलब डिस्कशन से बिल्कुल बाहर ही हो गया था, फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीसी ज्वेलर, पहले उन्होंने पीएनबी के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया, उसके बाद अब खबर आ रही कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक मुश्त सेटलमेंट को तैयार हो गया है। 70 रुपए के आसपास शेयर का भाव हो गया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किस तरह के आरोप लगे थे वक्रांगी को लेकर, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज निकल कर आए थे, तमाम आरोप रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अब बिजनेस वो अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या पीसी ज्वेलर आप भी इसको ट्रैक करना फिर से शुरू किया आपने? जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हैं वो? तो अनिल अंबानी ग्रुप की भी आ रही है कि भाई जो बकाया था बैलेंस शीट पर वो शुरू कर दिया है। लेकिन अभिषेक, मैं एक बुनियादी तर्क विशेषज्ञ हूं और मेरे लिए अनिवार्य होगा ये सब बातें जो है वो आंकड़ों में तब्दील हो, और आंकड़े तब मुझे दिखाई देंगे जब इनके नतीजे धीरे धीरे करके सुधरे और जो बैलेंस शीट पर बकाया है वो कम हो। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है अभिषेक, लेकिन जब वास्तविकता सामने आकर के खड़ी हो जाती है ना, अगर आंकड़े नहीं दिखते हैं तो मुंह पर तमाचा लग जाता है। तो खाली बातें सुन करके मत कीजिए, आंकड़ों को देख करके कीजिए। मैं फिलहाल इस कंपनी में कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी ही खरीदना है, आप सोने के दुकान में जाते हैं, अगर आपको सोना खरीदना है तो आप अच्छी खासी क्रेडिबल दुकान में जाएंगे ना, आपको ये ऐसे राह चलते दुकान में तो जाएंगे नहीं। तो टाइटन कंपनी एक बेहतर कंपनी है, मेरे ख्याल से 3200, पता नहीं कितना, 3200 के आसपास का दाम होगा शायद, तो ये एक बेहतर विकल्प है मेरे ख्याल से। ज्वेलर्स के बदले टाइटन पे आप नज़र रख सकते हैं। पर गौरांग जी, आपके पास फिर से एक बार आना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसा बैंक जिसके नतीजे ओवर द वीकेंड आए और काफ़ी चर्चा भी हुई, वो था येस बैंक। मुनाफे में काफ़ी एक अच्छा जंप देखने को मिला और कई सारे लोग अब इसको लेकर ये भी मान रहे हैं कि क्या पता अब ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो प्ले करे येस बैंक में। आपने नतीजे एनालाइज किए, कैसे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे कोई टिप्पणी? सृष्टि, देखिए मैं दो बात बिल्कुल कहूंगा। पहले तो कवरेज हमारी बिकवाली की थी और हमारे नीचे की तरफ के लक्ष्यांक आने के बाद
हमने उस कवरेज को निकाल दिया था। फिलहाल अगर आप हमें पूछे तो कवरेज में नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हम इस पर नजर रख के बने हैं? तो हाँ, नजर बिल्कुल है, लेकिन कोई कवरेज है नहीं। दूसरी बात, क्या नतीजों में सुधार हो रहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंकड़ों में दिख रहा है कि सुधार हो रहा है। तीसरी बात सृष्टि ये भी है कि ऐसी बातें बाजार में हवा उड़ जाती है कि भाई कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन या फिर कोई लोकल बड़ी बैंक इसको टेक ओवर करना चाहती है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले ही ऐसी खबर आई थी और फिर उस खबर का खंडन किया गया था। तो हाँ, सुधार हो रहा है, लेकिन कवरेज बुनियादी तर्क के आधार पर निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। क्या हमारी नजर है इसके ऊपर? हाँ, वो बिल्कुल है। तो नज़र है यस बैंक पे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, आज एक अच्छे जम के साथ भी खुलने की तैयारी कर रहा है। देखेंगे यस बैंक किस तरीके का एक्शन दिखाता है, पर हाल फिलहाल काफ़ी खबरों में भी रहा था। जो बड़े बैंक्स इसको बचाने के लिए आए थे, अब वो कुछ हिस्सा बिक्री के बारे में सोच रहे हैं। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, पर जी हाँ, खबरें लगातार आ रही हैं यस बैंक के लिए। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और अब वक्त है जानने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स, और सीधे चलेंगे शरद के पास। वो जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। शरद जी बिल्कुल, सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो विप्रो फोकस में रहेगा। नतीजे कमज़ोर आए हैं अनुमान से, लार्ज डील बुकिंग्स में भी गिरावट आई है 3% सिक्वेंशली। ओवरऑल जो है उन्होंने जो आउटलुक सितंबर क्वार्टर के लिए रखा है वो भी थोड़ी सी वीकिश ही रखा है, लगभग -1 से लेके +1% तक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का अनुमान है। लेकिन देखा हमने ओवरनाइट एडीआर में भी भारी गिरावट आया था। शक्ति पंप्स रेवेन्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 गुना बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लगभग 570 करोड़ रुपए का जो है टोटल रेवेन्यू आया है, और ऑर्डर बुक कंपनी ने कहा है कि लगभग 2000 करोड़ का, यानी कि वो अगले 15 महीना में वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ रहे हैं और ये बजट स्पेसिफिक स्टॉक भी है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। येस बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एनआई 20% भाग गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पैट में भी 50% का उछाल आया है, और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। वेदांता की बात करें तो 8500 करोड़ उन्होंने क्यूआईपी इशू के जरिए जो है रेस किए थे, वहाँ पे अलॉटीज़ के नाम आ गए हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, और फॉरेन बायर्स में मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं। अनंत राज की बात करें तो एमओयू साइन किया है गूगल के साथ, और याद रखिए यहाँ पे वो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ये एक पूरी इंपॉर्टेंट करार हुई है। स्टॉक में ऑलरेडी हमने री रेटिंग देखा है, जिस तरह ये जंप किया था जब से ये री रेटिंग आई है डेटा सेंटर की। एचजी इंफ्रा को 709 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है ईस्टर्न रेलवे से। वही पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे एक और वन टाइम सेटलमेंट हुआ, और इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है, जहाँ पे वो लगभग 2250 करोड़ रुपए ऑफर करेंगे। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, और डिम्पी सर ने जो आज सुबह अच्छे एक ट्रेंड भी पिकआउट किया था, जहाँ पे जो सिविल अनरेस्ट देखने मिल रही है बांग्लादेश में, उसके कारण जो एक्सपोर्टर्स है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, उनको बेनिफिट देखने मिल सकता है। और हमने भी ये ट्रेंड नवंबर को भी बताया था आपको, जब वहाँ पे जो एजिटेशन हो रही थी उनके टेक्सटाइल वर्कर्स को, जिनको अपनी जो वेजेस है उसको बढ़ाने की थी। तो दोनों बार ये 2 मैक्रो इवेंट्स हुए थे आपके बांग्लादेश को लेकर, और इन नेट जो बेनिफिट है वो भारत के एक्सपोर्टर्स को आता है, स्पेशली टेक्सटाइल सेगमेंट में। स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, आईटीसी फोकस में रहेगा। मैक्वारी की रिपोर्ट है, इनिशिएट आउट परफॉर्म किया है, टारगेट प्राइस रखा है 535 रुपीज़ पर शेयर का, और वो कह रहे हैं कि जो नॉन सिगरेट की बिजनेस है उसकी एबिट कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाली है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबव पीयर जो है उनके जो है कंट्रीब्यूशन देखने मिल सकती है, क्योंकि उनकी मार्केट शेयर जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कुछ टेलविंड्स आ रहे हैं एफएमसीजी और होटल सेगमेंट में, जो पेपर इंडस्ट्री को परफॉर्मेंस को ऑफसेट करेंगे। तो ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया आईटीसी के लिए बन रहा है, मैक्वारी के लिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो बिग बोर्ड ब्रोकरेज में आईटीसी भी फोकस में है, हम इसकी बात कर भी रहे थे। काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है 470 के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से सस्टेन होता है। पर बजट में जो सिगरेट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होती है उन पे खास तौर से ध्यान रखते हैं हम, और मैक्वेरी की जो रिपोर्ट आई है ठीक एक दिन पहले, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। पर एक तेज आपसे एक काउंटर जो कि कैन फिन होम्स, इस पे भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये भी लगाया जा रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी काफ़ी फोकस रह सकता है। हालांकि कैन फिन होम्स में नतीजे भी आए थे, पर चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हाल फिलहाल ब्रेकआउट दिया था पर वो सस्टेन नहीं किया, पर कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें, कोई फ्रेश एंट्री के मौके?
डेफिनेटली देखिए, अगर कैनफिन फोम का आप स्ट्रक्चर देखो तो डेली और वीकली दोनों चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम जो है वो जारी है और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से करंट वीकनेस है उसको डेफिनेटली ध्यान में रख के बाई साइड इन्फॉर्मेशन इनिशियल क्वांटिटी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से 395 से 810 की जो रेंज है वो पास्ट में भी एक एक्यूमुलेशन के तौर पे ही कंसिडर की गई है। तो वी आर ऑफ द व्यू के 810 800 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे बाइंग इमर्ज होकर स्टॉक बाउंस बैक होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी करंट लेवल के ऊपर खरीदनी चाहिए और ऊपर लेवल में अगर आप देखें तो 835 क्रॉस होगा तो उसके बाद जो है वो स्टॉक में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आएगा। 850 880 के टारगेट्स लेके चलनी चाहिए। तो डेफिनेटली करंट लेवल पर इनिशियल क्वांटिटी बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। 825 तक के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कैनफिन होम्स में। पर एक और काउंटर जो कि काफ़ी इन्वेस्टर फेवरेट भी बन चुका है वो है पूना वाला फिनकॉर्प, पर अभी तक अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एक बार अंशुल आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि नतीजे आए इस बार, प्रोविजंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पूना वाला फिनकॉर्प के, तो बहुत ज़बरदस्त नतीजे तो नहीं है पर 500 से लेकर अब लुढ़कता हुआ 400 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है टेक्निकल फ्रंट पे? देखिए सृष्टि, जिसमें डबल टॉप का एक ब्रेकडाउन था 431 रुपए में, और पिछले 4 हफ्ते से इसने बहुत कोशिश की है कि 431 रुपए ऊपर में तोड़ के इसको फेल करे, बट उसमें फेलियर रहा है और डाउनसाइड ट्रैक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। 402 एक फाइनल सपोर्ट है। अगर 402 रुपए निकलता है तो इसमें प्रीवियसली जो ब्रेकआउट आया था अराउंड 370 ऑड लेवल्स पे, तो वहां तक ये नीचे आ सकता है। तो क्लियरली सेल ऑन रैली इसका काउंटर है। 431 मिले तो बेच देना चाहिए, या 402 रुपए टूटता है तो भी बेच देना चाहिए। दोनों केस में 370 रुपए इमीडिएट बेसिस पे आता हुआ दिख रहा है। 70 जो है वो आने की तैयारी है। 402 टूटे तो फिर बेचिए, अगर उछाल में आपको मौका मिलता है 430 के आसपास तब भी आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। पर चलिए अब एक बार प्री ओपन रेट्स को एक्नॉलेज करते हैं और कमज़ोर शुरुआत की तैयारी हो रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो है 100 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी के संकेत दे रहा था, पर डिम्पी अभी फिलहाल 80 अंकों की कमज़ोरी कुछ दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक में भी कमज़ोरी है, क्या करें, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक में थोड़ी कमजोरी कम है, सिर्फ 120 पॉइंट की गिरावट के साथ ही खुल रहा है, तो ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और 52,000 गैप के साथ नहीं आया। देखो गैप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। गैप जब आते हैं ना तो वो फंसाते और चमकाते हैं, दोनों तरह करते हैं। अगर वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, बड़ा जैसे भी होता है। तो निफ्टी बैंक में वो गैप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो गैप नहीं आया, तो मेरे को लिए पहले 52,000 तक अभी वेट करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा ड्रैग डाउन होगा और उसके बाद फिर देखते हैं और कितना तक ले जाता है। अगर ये 52,000 को बचा लेता है तो मैंने कई बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया, एक स्प्रिंग की तरह चलता है और मार्केट कुछ वैसे ही स्प्रिंग की तरह रहेगा और ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन 52,000 तक का ही है, फिर वो स्प्रिंग भी टूट जाएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। दूसरा पॉइंट है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो गिरावट है शुरुआत की वो है 85 पॉइंट की। इसमें रिलायंस, HDFC सब इंक्लूड है। एक बार दिखाना जरा HDFC और रिलायंस, उनकी वेटेज भी आपको दिखा देते हैं। वेटेज तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन ओपनिंग का रेट देख लीजिए, करीब 36 रुपये रिलायंस के अंदर जा रहे हैं, 3100 के नीचे ओपन करेगा। HDFC बैंक के अंदर 9 रुपये ऊपर है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मेरे को बहुत बड़ी एक्साइटमेंट HDFC के अंदर नहीं लगती, मैंने वो बहुत वाला वर्ड हटा दिया था, सिर्फ एक्साइटमेंट जैसा है। और मेरे को एक और पॉइंट है, मैं 1650 या 1600 इसके बीच में कुछ नहीं करूँगा। 1650 ब्रेक कर दो तो फिर बियर्स फंस जाएंगे, 1600 ब्रेक हो जाएगा तो बुल्स फंसेंगे। देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल इसके बीच में नो ट्रेड जोन बनता है, अभी अर्निंग को डाइजेस्ट करने का समय भी होगा। तो 3 मिनट के बाद आपको बाजार खुलता हुआ दिख जाएगा। ये मोटा मोटी दोनों नंबर्स का इम्पैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। एक और चीज़, थोड़ा थेमेटिक रहिए अगर मार्केट के अंदर रखना है। हम पिछले 2 हफ्तों से आपको यही बात बता रहे हैं। एक हफ्ते से तो आपको हमने बहुत ज़ोर से बोला है कि आप इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, ऐसा मुश्किल लगता है। हमें तो मुश्किल लगता है और डाटा के हिसाब से वो प्रूवन भी हो गया। अच्छा, ये मेरे कहीं पे नहीं चलता है, सब डाटा के बेसिस पर ही है जो हम आपके सामने पॉइंट रखते हैं। लेकिन आप थेमेटिक थीम्स पे आज ध्यान रखिएगा। मैंने एक दो शेयर्स निकाले भी हुए हैं, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, एक बार ज़रा बता भी देता हूँ, स्क्रीन पर ज़रा फायर करते जाना। एक पर ना MCX पे जरूर ध्यान रखिएगा। MCX का अच्छा बॉटम बना हुआ है, अगर वो अच्छा चलने पे आया तो इस बार बजट का बेनिफिशियरी हो सकता है MCX। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जरा अलेम्बिक पे भी ध्यान रखिएगा। एक बार प्रोड्यूसर साहब बताएंगे क्या बोल रहे हैं।
ठीक है, पेट्रोनेट एलएनजी पर भी ध्यान रखिएगा और एक आईजीएल पे भी। एक काम करता हूँ, जरा शिवांगी शारदा भी आ गए, और शिवांगी को मेरे को याद है उन्होंने एलेम्बिक फार्मा एक बार दिया भी था कुछ दिन पहले। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार अपने जरा आप ट्रेड बता देंगे प्लीज़। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स थोड़े बहुत बजट को लेके जिटरी हो रखा है, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मेरा एक पसंदीदा काउंटर है LTTS। स्टॉक ने 4750 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है और एक करेक्टिव मूव पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अच्छी एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिख रही है। IT इंडेक्स भी कहीं ना कहीं पूरे बाजार को सपोर्ट करते हुए दिखा पिछले 2 हफ्तों से। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है एक नजर पे है, अपवर्ड यहाँ पे पोटेंशियल है। 5050 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 4750 के एक स्टॉप के साथ। LTTS सर, मैंने आपका शेयर नोटिस कर लिया। अच्छा, मेरे को बजट के ओरिएंटेड आपका कोई स्टॉक है क्या? यही L&T टेक ही है, यही आप रखना चाह रहे हैं ना मैम? जी बजट के रिलेटेड ITC भी है रडार पे। यहाँ पे भी स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं और स्पेशली बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, पर ये स्टॉक जो है रेजिलिएंट खड़ा है। तो यहाँ पे नजर है 495 के टारगेट्स के लिए और 462 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, ITC भी आपके एक लिस्ट में आ गया है और ITC भी हम नोटिस करेंगे। एक्चुअली डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों तरह के फ्लेवर इसके अंदर रहते हैं, ध्यान रखा जाए स्टॉक पे भी। ये भी हमारी आज लिस्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो बाजार खुलने को है। आज मार्केट के अंदर उस तरह का गैप नहीं मिला जिस तरह का गैप गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था, करीब 150 पॉइंट के आसपास का। एग्जैक्टली उसका आधा है, तो थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ये कितना और ड्रैग करता है या फिर वापस स्प्रिंग वाला काम करेगा, क्योंकि अभी तक वो लेवल्स नहीं टूटे जहाँ से स्प्रिंग टूटता है मार्केट का। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ अभी भी पेंडिंग है। देखते हैं कैसे आज मार्केट के अंदर ओपनिंग होती है। फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे जाना चाहिए मार्केट खुलने के बाद भी। ठीक है, बढ़ने वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। पहले मैं बड़े शेयर्स भी आपको दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, अभी स्क्रीन पे जैसे आता जाएगा बाजार खुलेगा वो सब भी आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है जी, मार्केट की हुई है ओपनिंग और पहला टिक के साथ निफ्टी ने जो पहला टिक दिखाया वो अब 120 पॉइंट नीचे आ चुका है। वो 84 वाला सीधा 40 पॉइंट और बढ़ गया। और जैसे मैं कह रहा था कि मेरे को लगता है कि 140-150 पॉइंट तो शुरुआत में देगा ही देगा, ऑलमोस्ट वो हो गया और निफ्टी ने कर दिया क्रैक और करीब 125 पॉइंट नीचे। अब 24,500 के नीचे आया। 2 सपोर्ट एरिया है, 24,500, 24,400। तो 400 भी ब्रेक मारेगा तो फिर और ड्रैग मारेगा, जो कि अभी स्पॉट पे खड़ा और उसने 400 को भी ब्रेक 1 मिनट के लिए दिखा दिया है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे करीब 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और ये 52,000 के नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे है। HDFC चल रहा है, लेकिन HDFC बहुत बड़ी हेल्प के तौर पर अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, रोकने के लिए ज़रूर काम कर रहा है। इंडिया विक्स आ गया 15 के ऊपर, जो हम आपसे कह भी रहे थे कि इंडिया विक्स 15 के ऊपर आएगा और मेरा अपना मानना है 18 तक भी जाएगा। ये हो सकता है 20 तक भी जाए, लेकिन आप फिलहाल मान के चलो कि 18 तक जाता है तो ये बाजार को थोड़ा ऊपर से कैप कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा चलने में तकलीफ करेगा, बस और कुछ नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट इस समय 2.5% की है। 84 रुपये की गिरावट इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। ये 3200 था एक हफ्ते पहले। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि आप किसी भी शेयर को रखिए तो ये माइंडसेट हमेशा रखिए अपने पास कि जो शेयर मेरे पास से अगर वो टूटने पे आया तो वो स्पीड से आ सकता है। ये वो शेयर है जो यहीं से ही चला था, वहीं पे वापस पहुंच गया। 15-20 दिन लग गए इसको चलने में और टूटने में सिर्फ हफ्ता लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी निपटने के बाद ही सब हुआ। खैर, जो भी है सो बात है सो है। अभी आप शेयर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हो कि आपको इस समय काम करने की जरूरत है। इंडिया विक्स अब 4.5% ऊपर है और अब 150 से ज़्यादा अंकों का नुकसान आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं। 500 गया, 400 गया। आज 500 और 400 की जद्दोजहद में मार्केट रह जाएगा और 500 और 400 अगर वापस पाते हैं तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये बाजार धीरे धीरे खिसक रहा है 24,200 की तरफ जो इसका पहला बेस है, फिर 24,000 की तरफ जो इसका दूसरा बेस है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बजट के दौरान ये शायद बेस भी टेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सावधान रहिएगा, वॉलेटिलिटी चरम पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया, वो चीज़ों को वापस से नोटिस करा रहा हूँ। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी मैं बता देता हूँ। जब मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस 1% नीचे। ACC को छोड़ के अडानी ग्रुप में ज़्यादातर शेयर इस समय आपको कमज़ोर दिखेंगे। एक बार ज़रा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाना। निफ्टी का IT इंडेक्स
वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट ज़्यादा दिखेगी। विप्रो जैसे शेयर्स आज थोड़ा कमज़ोर खुल रहे थे, ये भी ½ ये नीचे। एक बार ज़रा स्पेसिफिक होकर दिखाना जल्दी 3-4 शेयर बड़े वाले, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCL टेक, बस 4 शेयर दिखाओ। TCS हरे निशान में, इन्फोसिस दिखाओ स्पीड से, इन्फोसिस, SCL टेक और एक विप्रो। ठीक है, ज़्यादातर शेयर इस समय ठीक लग रहे हैं। तो आईटी के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट हैं जो इस समय एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये बाजार का एक मोटा मोटी रूपरेखा जो हमने आपके सामने रखी है। 155 पॉइंट से सीधा 100 पॉइंट पे आ गए हैं। तो देखिए स्विंग कितना है, और ये शैलो मार्केट्स की पहली पहचान होती है। जब बिना OI के बाजार मूव करता है तो ऐसे ही करता है, 60-70 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं कहाँ पे ले गया और कहाँ पे नहीं लेके गया। ये तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, कम वॉल्यूम रखिए, आराम से काम कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, शांति रखिए। ये मौका छूट भी जाएगा तो 1000 मौके रहेंगे काम करने के। तो ये हीट मैप स्क्रीन पे ले आइएगा, उसके बाद फिर छोटे मझोले शेयर्स का मूड एंड माहौल चेक करेंगे। फिर ओपनिंग के ट्रेड आपके मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये हीट मैप इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विप्रो सबसे बड़ा कंटेंडर है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तीसरा कोटक बैंक भी है। मार्केट में अलग अलग बस चल रही है कोटक को लेकर। आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ना दीजिएगा, सारी चीज़ें आराम से चेक करके देख के समझ के ही ट्रेड कीजिएगा। ये बस आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं सीधी बात बोल नहीं सकता प्रोटोकॉल के अनुसार। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आइशर मोटर, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक और ACC 2 सीमेंट वाली कंपनीज आपको हरे निशान में दिखेंगी बड़े प्लेयर के तौर पर। अब आपको आगे का हालचाल बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी जो आके आप ओपनिंग का ट्रेड भी बताएंगे और साथ ही साथ छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कैसा ट्रेड हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, 24,800 भी आपने हाल फिलहाल देखा निफ्टी पर। अब 24,400 के नीचे के स्तर देखिए। 400 अंकों का एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन भी मिल गया है, मतलब उतना तो आप सेफ हो ही गए इसके बाजार में। जो वोलेटिलिटी बाजार में बजट के दिन होगी, यानी कि कल, उससे थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन आज गिरावट वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा है। 425 शेयर हैं तेज़ी वाले और उससे 4 गुना 1700 शेयर हैं गिरावट वाले। तो आज माहौल थोड़ा सा कमज़ोर है और नतीजों का आप एक्शन देखिए। विप्रो, रिलायंस, JSW स्टील, ये तमाम शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप मिड कैप पर अगर आप नज़र डालेंगे और स्मॉल कैप पर, तो वहाँ पर भी एक्शन है। स्पिनिंग वाले शेयर चल रहे हैं, खास तौर से नितिन स्पिनर्स। आपने हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुना होगा, ये शेयर आज ऊपर है। नौकार कॉर्प, आज ये हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था, आपको तेजी की सलाह दी गई थी। नौकार कॉर्प देखिए, ये शुक्रवार की तेजी को और रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। 5% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं। पंप वाले शेयर भी चल रहे हैं। शक्ति पंप में आप देखिए सर्किट 5% का आपको लगता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, MTNL के बीच में और टाटा टेली के बीच में होल्ड लगी है कि अच्छा तेज रफ्तार से चलेगा कौन। दोनों आप देखिए 4-5% आज फिर से दिख रहे हैं। और टाटा टेली का जो शेयर है हो गया 107-108 रुपए के आसपास का। अनंतराज डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनी है, गूगल के साथ इन्होंने करार किया है और उस करार का असर आप शेयर के भाव में देखिए। ये शेयर भी आपको चलता हुआ दिखेगा निश्चित तौर पर। HG इंफ्रा, इनको एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के दम पर आज हम तेजी देख रहे हैं। तो यहां पर भी बहुत मतलब बड़े मूव्स आपको नहीं दिखेंगे, सिलेक्टिव मूव्स हैं। खबरों का एक्शन आपको दिखेगा और बजट की थीम में जो भी शेयर जुड़े हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी आपको बाइंग होते हुए जरूर दिखेगी। अगर हम निफ्टी के अगर हम 500 के स्टॉक्स की बात करें, उसमें येस बैंक आप नोटिस जरूर कीजिएगा, 26 रुपए के आसपास का हालांकि भाव है। और इसके अलावा इमामी रूरल प्ले है, ये शेयर चलता हुआ आपको दिखेगा। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी, ये आपको ऊपर दिखेगा। जस्ट डायल, RBL बैंक, कुछ और शेयर हैं जहां पर आपको आज तेजी के सौदे दिखेंगे। लेकिन बड़े मूव्स का अभाव है। और अगर आप वायदा बाजार के भी शेयर देखेंगे तो वहां पर भी डिफेंसिव और फार्मा, उन शेयरों की आपको थोड़ी सी अधिकता दिखेगी। नेस्ले हो गया, इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी में निश्चित तौर पर ITC, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये शेयर थोड़े से ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 1% से कम की ही तेजी है। सृष्टि, ओपनिंग ट्रेड्स देते हैं अब। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड्स अब शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और चलिए अब एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कहाँ पे है उनकी नज़र। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करें। और संतोष, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगी क्योंकि मार्केट खुलने से पहले 2 काउंटर्स आपने सुझाए थे, एक बजट से रिलेटेड पिक और एक अपनी नॉर्मल कॉल दी थी, और दोनों में ही ज़बरदस्त एक्शन है। क्विक हील और नवकार कॉर्पोरेशन, काफ़ी अच्छा मूव जो है हम इन दोनों ही काउंटर्स में देख रहे हैं। तो पहले
बधाई लीजिए उसकी। और दूसरा कोई अपडेट है, कोई लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, वो भी बताइए और अपनी फ्रेश कॉल्स भी दीजिए। संतोष Sorry, first of all, thank you. Yeah, sorry for yes, first of all, thank you for the compliment. मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। अभी 5% है, बट यहाँ से इनका आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे आपको इजीली शायद 20-25% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो इन्हें होल्ड रखना चाहिए। अभी जो ओपनिंग ट्रेड है वो रहेगा लालपात लैब, डिफेंसिव बेट है, और मुझे लगता है कल बजट में हल्के स्पेस पे फोकस रहेगा। उस चीज के मद्देनजर भी ये स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 3150 का टारगेट रहेगा, 3000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 3000 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। आज कुछ से सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जो हैं निचले स्तरों से अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, और डॉक्टर लाल पैथ लैब देखिए खुलने के बाद ही 2% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। तो ये कॉल थी संतोष की, पर राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है और मार्केट में एक इनिशियल डिप देखने को मिली, और मार्केट ने अपने पुट बेस कंसंट्रेशन 24,400 को होल्ड आउट करके वहां से एक पुल बैक बनाया है। हमें लगता है ऑलरेडी एक बड़ी इवेंट के पहले एक करेक्टिव मूव हमने ऑलरेडी देखने को मिला है। हमें लगता है अब ड्यूरिंग द डे 24,400 अगर होल्ड आउट रहता है तो यहाँ से पुल बैक के ट्रेड बनते हुए दिख सकते हैं। तो पहला ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी हुई है, अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 6740 6760 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 6600 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी पे बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि SBI लाइफ को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि ओपनिंग के बाद थोड़ा सा म्यूटेड है स्टॉक, लेकिन इसके वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ थी लास्ट वीक में। तो हमें लगता है इंश्योरेंस स्पेस में SBI लाइफ यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। 1680 1700 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1620 के आसपास। राजेश सर, एक चीज़ के लिए आपको और भी बधाई देनी थी। आप तो देना नहीं चाहते थे, बट हमने ज़बरदस्ती आपसे एक पुट के बारे में पता किया था, आपको ध्यान है? तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तब 52,200 मैं पढ़ रहा था। तो फिर 51,800 का आपने बताया कि नहीं 51,800 वाली पुट होगी वो। सर आपको पता है आपने वो 500 समथिंग पे दी थी, उसका अभी रेट करीब 617 रुपये हो गया, और ये आपने इसी जुलाई मंथ की दी थी। आज करीब 80 रुपये ऊपर है वो पुट, और करीब 15% का गेन है वो। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए। ये जो एक्सटेंडेड गिरावट उस दिन भी आपने नोटिस कराया था, अपने का थोड़ा और एक्सटेंडेड गिरावट आएगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने नोट कर रखा है, एक्चुअली आप जो बोलते हैं ना मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है फिर मेरे को वो आपको बधाई देने में अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया। जबरदस्ती वाली चीजें बहुत कराते हैं हमारे गेस्ट से, और फिर अपडेट लेकर उनको बधाई भी देते हैं। नहीं जबरदस्ती वाली इसलिए चीज़ कराते हैं ना, देखिए अब मैं अगर उनसे थोड़ा नहीं पूछूंगा ना तो शर्मी में कई बार नहीं भी बताते, तो क्या होता है ना आप थोड़ा पता कर लेते हैं इसी बहाने से थोड़ा पता लग जाता है। अच्छा, मेरे मन आधा तो डाउट मेरा ही होता है, मैं तो व्यूअर्स को सिर्फ नाम लेके ऐसे बोल रहा होता हूँ। मेरे को एक्चुअली मेरे को भी पता करना होता है कि भाई बाजार यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो किसी ना किसी के सहारे पता लग ही जाता है। खैर अभी वो 100 रुपये करीब ऊपर आ चुकी है, और मैं आपको फिर से बधाई दूंगा, और सभी मेहमानों को। इनफैक्ट मैं आपको फिर से डिक्लेयर कर दूं कि हमारा कोई भी फाइनेंशियल टाई अप नहीं है किसी भी मेहमान के साथ, लेकिन वो अपना कीमती समय निकालते हैं, अपना कीमती समय निकाल के अपने इंटेलिजेंस, अपना एफर्ट्स, अपना हार्ड वर्क करके आपके सामने सारी चीज़ रखते हैं। तो मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और सभी मेहमानों का। गुरांग सर तो सालों से, अब तो मेरे भी आधे बाल सफ़ेद हो गए, जब मैं पूरे बाल काले हो गए थे तब से गुरांग सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। गुरांग सर आपका भी ऐसे ही है, जब आपके पूरे बाल काले थे तब आपके साथ आप मेरे को लगता है 15 साल हो गए होंगे सर आपको मेरे को एक साथ स्क्रीन पे बातचीत करते हुए। नहीं सर, हो गए होंगे इतना तो? डिप्टी जी 15 से ज्यादा 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, बताइए। तो 18 साल हो गए, 2006 अभी भी इतने सफेद नहीं हुए डिम्पी जी, ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सर मेरे हो गए थोड़े बाजार की टेंशन में लेता नहीं। सर मेरे थोड़े हो गए सफेद बाल, इसलिए चले कोई बात नहीं, मैं अपने लिए बोल देता हूँ, आपके लिए नहीं आपके लिए नहीं बोलता। ठीक है, अब मेरे को राजेश सर से बातचीत करते बहुत समय हो गया है। शिवांगी शारदा जिससे जब से मोतीलाल ओसवाल, पहले तो चंदन जी आते थे, फिर शिवांगी बाद में आई, तो शिवांगी जब पहली बार आई तब भी मेरी शिवांगी से बातचीत हुई। संतोष सर से भी मेरी पहली बार बात हुई यहीं पे।
तो बहुत सारे मेहमान हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा समझता भी हूँ क्या इनका बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड ढूंढ ढूंढ के आपको बताते हैं। खैर 80 पॉइंट की गिरावट सिर्फ निफ्टी पे रह गई है और ये गिरावट थोड़ी कम हुई है। शिवांगी, आपके पास कोई और ट्रेड है खुलने के बाद का बाजार का? जी बिल्कुल, मार्केट थोड़े बहुत वॉलेटाइल मूव में रहेगा बजट के पहले। तो मेरा मानना है यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ ही रहे, लाइट रहे हम, यही मानना है। और कल के एक अनाउंसमेंट के बाद भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ सेक्टर्स या कुछ पॉकेट्स में अच्छी खासी तेजी आए। पर हाँ, आईटीसी के साथ जुड़े रहने की मैं एडवाइस दूंगी। और यहाँ पे जो लेवल्स है वो हम ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ। 495 का जो है हमारा टारगेट्स वो इंटैक्ट रहेगा और 468 का स्टॉप लॉस हम बनाए रखें। खैर इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, अभी भी बाजार बटा हुआ है। करीब 23 शेयर निफ्टी की ऐसे हैं जो कि हर निशान में, उसमें सबसे बड़ा कंटेंडर है एचडीएफसी। और इस बार तो कमाल कर दिया आईटी कंपनीज ने। एक्चुअली ना केवल उन्होंने रिजल्ट निकाले अच्छे, बल्कि बाजार को उस समय सपोर्ट किया कि जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत बढ़िया से अच्छे से आईटी ने मैनेज किया और आज भी इन्फोसिस बाजार की काफ़ी हेल्प कर रहा है। और जो वीक काउंटर्स उसमें रिलायंस और कोटक ने मिलकर आज काफ़ी प्रेशर बना रखा बाजार पे। देखते हैं कौन जीतता है आज, आईटी और एचडीएफसी का कॉम्बो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक का कॉम्बो, ये देखते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी टिल्ट है नेगेटिव की तरफ। 7 शेयर इस समय एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से खराब है। एक बार जरा एफ&ओ वाली शेयर्स भी दिखा दीजिए कि टोटल कितने एडवांस डिक्लाइन उसमें भी चल रहे हैं। थोड़े ये ना सब वाइटल्स हैं, ये सबको आप चेक करके रखिएगा, जैसे बीपी ऑक्सीजन वगैरह चेक करते हैं ना, वैसे ही ये सब वाइटल्स हैं मार्केट के, इनको रेगुलरली बेसिस पर चेक करना चाहिए। कांटे की टक्कर चल रही है खुलने के बाद। एफ&ओ के अंदर भी करीब 96 शेयर पॉजिटिव और 82 शेयर है। ये अनडिसाइसिव रेंज है, इसके अंदर डिसाइसिवनेस कहीं भी नहीं है, ये अनडिसाइसिव रेंज है जो इस समय अपनी मार्केट्स के अंदर आप देख पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। अंशुल जैन है कि अभी हमारे साथ? अंशुल जैन है, ओके ठीक है, अंशुल नहीं है तो शिवांगी एक चीज़ आप और देख के जरा बताइए। एक शेयर मैंने निकाल रखा है टाटा केमिकल्स, ये आज खुलते हर निशान में आ गया। अमूमन इसका नेचर नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंसेस बहुत हैं। 1070 से लेके 1100 तक 30 रुपये के रेजिस्टेंस की भरमार है। तोड़ देगा मैम कि नहीं तोड़ेगा? जी बिल्कुल, सारी केमिकल स्पेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टाटा केमिकल की अगर हम बात करें, पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली लोअर हाइज बनाते हुए नजर आ रहा है। अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि आज स्लाइटली अप है ऐसे बाजार में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। पर जो मोमेंटम है, जो एक पॉजिटिव सेटअप वो 1050 के ऊपर अगर होल्ड करे तभी हमें लेना है। तो यह कंडीशनल है, इस लेवल्स को ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है, चार्ट भी हम एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जॉनर पे चल रहा है और जैसे मैम भी आपको बता रही है, इस पे थोड़ा ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये एक अच्छा वाला बेस इसने बनाया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और ये जो है ना, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये पूरी कन्फ्यूजन वाला हिस्सा है। एक बार ये पार हो जाएगा तो एक बढ़िया मूवमेंट आएगा। इसी कैटेगरी में मैं एक शेयर और फायर कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीन पे रखिएगा। मैंने सुबह पता भी किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि मैंने कैसे इसको देखा। और एक बार मैं वापस से एक ट्रेड पता करवा लेता हूँ। गुरांग सर थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी। देखिए टेक्निकली तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा बेस बना हुआ था और ये बेस अब वापस से टूट रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का ये शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर। ये बात सच है कि बजट है, ये बात सच है कि डिफेंस को बजट एलोकेशन अच्छा होता है, ये बात सच है कि डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि कंपनी बहुत अच्छी चली हुई है। वही वैल्यूएशन चीज़ें चलना, कुछ तो जस्टिफाई करो। डिम्पी भाई, मैं आपके सवाल का इस तरीके से जवाब दूंगा। अगर आपको रुपयों की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके अनुमान के हिसाब से जो शेयर में आपने निवेश किया है उसने अगर आपको रिटर्न दिया है, तो दोबारा सोच को गहरी नहीं चलनी चाहिए कि क्या मैं मुनाफा समेटूं या नहीं समेटूं। समेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, ठीक है, आपको 20-30% या 40% या उससे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट लीजिए और बाकी का निवेशित रहिए। क्योंकि ये जो ग्रोथ स्टोरी है रक्षा क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की, निर्माण कार्य क्षेत्र की और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों की, डिम्पी, ये आने वाले 3 से 5 साल तक ग्रोथ स्टोरी है। और शायद
उसके पश्चात ये ग्रोथ स्टोरी और लंबी हो जाएगी। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है इनके पास, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता है कि आपको जल्दबाजी करके बेचना चाहिए। हाँ, लेकिन अब जोखिम कम है, अनुमान से हिसाब से मिल गया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, अगर आपको रुपयों की जरूरत है तो दोबारा सोच आपको गहरी नहीं करनी चाहिए। आज सीमेंट कंपनीज अच्छा चल रही है। इवेंट से पहले सीमेंट कंपनीज की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। आप देखेंगे अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, ये ज़्यादातर कंपनीज ठीक है, वो भी बड़ी वाली। मैं छोटी कंपनीज पर मैंने चेक भी नहीं किया, लेकिन मेरे को बड़ी सीमेंट कंपनीज के अंदर वापस से कुछ मोमेंटम दिख रहा है। मैंने अंबुजा का चार्ट लगाया, मैंने सिर्फ 15 मिनट का चार्ट देखा तो मेरे को तो ब्रेकआउट दिख गया उसके अंदर बाकायदा। एक बार ज़रा राजेश सर से पता करवा लेते हैं। राजेश सर, ये जो बड़ी सीमेंट कंपनी है अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, तीनों में कहीं कोई ट्रेड है? तो अब हमने देखा कि बहुत सारी सीमेंट कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कई दिनों में देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका कंजेशन जोन है 695-700 के आसपास। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है अंबुजा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होगा। इसमें फिर नेक्स्ट टारगेट 730-740 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं अंबुजा में। हमें लगता है थोड़ी मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में एक हायर साइड पे ब्रेकआउट जल्द देखने को मिलेगा, और जैसे ही 700 के लेवल क्रॉस होंगे एक अच्छी रैली 730-740 की तरफ आते हुए दिख सकती है। वहीं अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में एक हमने रिएक्शन नंबर्स का देखा, और उसके बाद स्टॉक में एक डिप लेने के बाद स्टॉक वापस एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है स्टॉक के। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ पे पुलबैक का ट्रेड बना रहा है। तो 11,250 ये स्टॉप लॉस है, जिन्हें भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है उसके लिए थोड़ा सा डीपर है, लेकिन वोलेटिलिटी है, इसलिए 11,250 के लेवल को अगर ये होल्ड आउट रखता है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो हमें लगता है यहाँ पे भी ये पुलबैक कंटिन्यू होगा और फिर 11,800 और 12,000 की तरफ भी स्टॉक वापस बढ़ते हुए दिखेगा। 12,000 की तरफ भी अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ सकता है। अच्छा, दो शेयर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये इनकी जो प्राइस का एक्शन है वो ऐसा होने ही नहीं दे रहा कि हम चर्चा ना करें। वो हैं MTNL और दूसरा टाटा टेली। MTNL की बात करें, पिछले 7 दिन से लगातार तेजी है और 7 दिन में 77-78% ये शेयर चल गया है। 40 रुपए के आसपास से चलना शुरू किया और अब देखिए 75 रुपए का भाव है। गौरांग सर, आप जरा ये बताइए, सिर्फ उम्मीद के दम पे ये शेयर चल रहे हैं, चाहे MTNL हो या फिर टाटा टेली हो? और MTNL में तो एक खबर भी है कि ठीक है BSNL उनका ऑपरेशन संभाल लेगी, लेकिन बिजनेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला सर ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अति उत्साह है इसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, और मान लीजिए जिन्होंने एंट्री किया है 40-50 रुपए के रेंज में, अब वो निकल ले तो बेहतर होगा? इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना है आपको अभिषेक? और जब मैं बता रहा था आपको, आपने पीसी ज्वेलर के बारे में हमसे प्रश्न पूछा था, तो जब तक आंकड़ों में तब्दीली नहीं होती है अभिषेक, तब तक हम जैसे विशेषज्ञ बुनियादी तर्क पे देखते हैं, उनको तो विश्वास होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सट्टा खेला है, जो कि है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास MTNL का एक लैंडलाइन फोन था अभिषेक, मैंने मेरे ख्याल से, मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने सालों पहले मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो फोन मरा हुआ ज्यादा पड़ता था, बचता कम था। और ये परिस्थिति मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता आपके घर में लैंडलाइन है या नहीं है, लेकिन मेरी जो मेरे निजी अनुभव जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो इस परिस्थिति में आपको ये मतलब रॉबिनहुड बनने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। MTNL तो ये जो जवाब है ना, इसमें आपका उत्तर कहीं न कहीं छिपा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हो MTNL में, तो निश्चित तौर पर आप उसको समेट लीजिए। वैसे गौरांग से देखिए, सही में वो लैंडलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। अब तो घर में वही लैंडलाइन होते हैं जो ब्रॉडबैंड के साथ जो बंडल्ड करके आते हैं, वही लोगों के पास पड़े होते हैं। तो MTNL को लेकर ये आपके लिए सलाह। लेकिन साइबर सिक्योरिटीज़ वाली जो कंपनी है ना, क्विक हिल टेक, देखिए आज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था, 5% के आसपास की तेजी। और इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम थोड़ा सा कम सुना होगा, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। वो भी साइबर सिक्योरिटी से ही जुड़ी वो कंपनी है, वहाँ पर भी तेज़ी हो रही थी, आपके लिए हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन इस पर गौरांग सर आप ही व्यू दीजिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर। देखिए जिस तरह से अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला इशू हुआ,
कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। क्या बजट में कुछ उम्मीदें आपको भी लगती है कि इस पे कुछ आए और ये शेयर यहां से भी अच्छी चाल दिखाएंगे? मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी में कितना भी आप कर लेना अभिषेक भाई, वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में ऐसा कुछ भरा हुआ है कि कोई ना कोई नया तोड़ उन लोग आपके सामने लेकर के आते हैं। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, और मुझे तो लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटीज खास करके जो एक खतरा जो है या फिर डर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अभिषेक, और मैंने हमेशा एक बात कही है, जब भी मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं एआई को लेकर के, तो अभिषेक भाई मेरा ये मानना है, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही ढंग से किया तो वो आशीर्वाद है, और अगर आपने उसको गलत रूप से इस्तेमाल किया तो वो ऐसा श्राप होगा कि जिसका पछतावा करने पर भी आपका मेरे ख्याल से दुख दूर नहीं होने वाला है। तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बजट में इस पर ध्यान दें और कुछ प्रावधान या फिर कुछ नीतियां बनाएं। एक कंपनी जो हमारी नजर में है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। लगती जुड़ती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल मात्र साइबर इश्यूज को लेकर के ये कंपनी काम करती है, भिन्न विभिन्न कारोबार है, उसमें से एक साइबर सिक्योरिटी है जेंसार टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जेंसार टेक, इस पर आप नजर रखिएगा। बाजार पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखिए, वोलेटिलिटी के संकेत मिल रहे हैं, मतलब अभी बजट कल पेश होना है और अभी करीब करीब 25.5 घंटे का समय है बजट पेश होने में, लेकिन देखिए रिकवरी दिखाई है बाजार ने, 24,490 के आसपास आ गया, सिर्फ 40 अंकों की गिरावट हो गई, तो करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक के अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक बिल्कुल हरे निशान में आने के लिए तैयार हो रहा है, और ये हो रहा है एचडीएफसी बैंक के दम पर। एचडीएफसी बैंक 0.25% ऊपर है और 1635 रुपए के आसपास का भाव एचडीएफसी बैंक के शेयर में दिख रहा है। आईसीसी बैंक हालांकि 1% के आसपास की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। आईसीसी बैंक से अगर सपोर्ट आ गया तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी देर में निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में दिखे भी। लेकिन आईटी स्टॉक्स जहां से हम देख रहे थे कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा था, ध्यान ये देना कि चले बहुत हैं। विप्रो पर एक राय जरा आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी। जो भी जुलाई की तेजी है, विप्रो ने पूरी की पूरी वो लूज कर दी है, मतलब जिस भाव से ये चला था जुलाई में वहीं के आसपास फिर से आ गया है। 515 से ही चला था, 575-80 के आसपास के हमने भाव देखे, फिर से वहां से नीचे आ गया। विप्रो अब देखिए थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी के संकेत भी दे रहा है, मतलब अभी जो शुरुआती गिरावट है उसके बाद नीचे गया नहीं। विप्रो क्या कॉन्ट्राबेट लेने की सलाह देंगे राजेश जी, जिसके मन में ख्याल आ रहा हो कि ठीक है अब गिरावट हो गई, अब क्या करना चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी, काफी समय से ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर हम पूरे आईटी क्षेत्र को कंपेयर करें तो विप्रो लार्ज कैप आईटी स्पेस में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और काफी समय से एक दायरे में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। बाकी सारे स्टॉक्स में तो हमने देखा है कि एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है, लेकिन विप्रो अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। यहाँ पे जो इसका मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है वो है करीब 520-530 की जोन में, जिसको कभी भी ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। जब भी स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है वहां पे सप्लाई जरूर देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है, तो बड़ा ट्रेड लॉन्ग साइड का 530 के ऊपर बनेगा। वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर आना जरूरी है। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन होना चालू होता है 2-3 वीक, तो हमें लगता है कि फिर वहां से ये एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। देन इसके टारगेट फिर 600 तक भी बनते हुए दिखेंगे। बट अभी लगता है हमें स्ट्रक्चर देख के कि टाइम लेगा स्टॉक, डाउन साइड में थोड़ा वेट करना चाहिए। 500 के आसपास आता है तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस होंगे 485 के। मार्केट के अंदर एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी की तरफ से आई है और एचडीएफसी को उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट दिया जा सकता है। हालांकि वो वैसे नहीं चला, अगर आप वैसे देखेंगे तो पॉइंट्स के हिसाब से नहीं चला। करीब आपको एचडीएफसी दिखेगा 30-35 रुपये पर, 16 रुपये तो गैप के साथ ही खोला था वो, ठीक है, तो वैसे नहीं चला। लेकिन हाँ ठीक है, उसने अपने आप को रोके रखा और दूसरे बैंक्स को काफ़ी तक प्रेशर भी क्रिएट हुआ और अभी करीब 30 रुपये की बढ़त के साथ है। एक और चीज़ मैं ज़रा नोटिस करवाना चाहता हूँ, वो एक बार ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट फायर कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर तो 1% का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है और मैं कई बार आपको नोटिस करा देता हूँ कि थोड़ा शेलो मार्केट जैसा है। इसके अंदर ओआई नहीं है, ओआई का मतलब ठोसनेस नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है वो एक बस ऊपर नीचे स्विंग। ये अब देखिए 0.86% लिखा, हालांकि शुरुआत भी है, मैं मान सकता हूँ, चलो फिर भी मान लो बढ़ भी गया
तो 2-2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब जरा दिखाओ बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर बकायदा OI और घटा है आज, और 31 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है। बजट निपटने के बाद भी आपके पास 5 से 6 सेशन होंगे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के, जबकि निफ्टी के पास नहीं होंगे। 23 का बजट है, 25 की एक्सपायरी है, तो ये आप देख पा रहे हैं 2.77% OI घटा है। थोड़ी सी कवरिंग आई है इसके अंदर, बट वही हो रहा है जो है उसी के अंदर ऊपर नीचे किया जा रहा है। एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है, 15 के ऊपर ले आई है, तो ये उतार चढ़ाव आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। और डाइवर्जेंस भी अब तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको हरा निशान लाल निशान का डाइवर्जेंस भी आ चुका है। खैर एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरे लिस्ट में एक और शेयर भी है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, अल कार्गो। एक बार ज़रा अल कार्गो वाला शेयर दिखाएंगे। और ये शेयर मैं पूछने से पहले मैं अपनी स्क्रीन को भी दिखाना चाहूँगा। राजेश सर, एक बार ज़रा आप देखिएगा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर करीब एक बड़ा अच्छा बढ़िया वाला ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। मेरी स्क्रीन ज़रा दिखाइए। ये सर एक डाउन चैनल है, बट एक अटैम्प्ट ऑलरेडी ले चुका है 50 दिन के एवरेज को पार करने के लिए। ये आप अटैम्प्ट देख पा रहे हैं, ये अटैम्प्ट ऑलरेडी फेल हुई, लेकिन इस दूसरे अटैम्प्ट के लिए जा रहा है। और इसके आज पीयर भी अच्छे चल रहे हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। तो क्या ये चल जाएगा? अगर चलता है तो फिर कम से कम 10 रुपये के चांसेस हैं सर। तो बिल्कुल देखिए, डाउन चैनल में वीकली चार्ट पे ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अटेम्प्ट जरूर किया है स्टॉक ने, 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना हुआ, जो कि है करीब 66 रुपीज के आसपास। तो हमें लगता है कि ये अगर रिवर्सल आना है तो 66 रुपीज के लेवल को इसको क्रॉस करना जरूरी है। वो अगर लेवल क्रॉस होगा तो ये 50 डे को भी सरपास करेगा, और एज वेल एज ये चैनल का भी ब्रेकआउट यहाँ बनेगा। तो हमें लगता है 66 के लेवल को ध्यान में दे, अगर वो क्रॉस होता है तो जरूर यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। देन उस समय स्टॉप लॉस फिर आपको रखने होंगे 63 के, और फिर पॉसिबल टारगेट अगर रिवर्सल ये बनता है 66 के ऊपर तो 75 तक की अपसाइड तो हमें लगता है इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हुए दिख सकती है। ठीक है, डन। तो फिलहाल इस शेयर को नोटिस ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि इसकी पीयर अच्छे चल रहे हैं, सेगमेंट अच्छा है। इस सेगमेंट की ज़्यादातर कंपनीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और सामने इवेंट है जिसको हम बजट कहते हैं। देखते हैं क्या होगा आगे चल के, लेकिन एक नोटिसेबल शेयर ज़रूर है, ध्यान रखने वाला है। एक काम करते हैं, ऑप्शन का ट्रेड भी आपके लिए लेके आते हैं, और अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसको बताने के लिए। अमोल जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ट्रेड है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जुलाई सीरीज का 900 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा था। चार्ट्स पे भी काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। 9 रुपए के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है। टारगेट निकल के आ रहे 20 रुपए के, और स्टॉप लॉस है उसका 4 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8250 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। स्टॉक 2 दिन करेक्ट, मार्केट अच्छे खासे करेक्शन में था, बट स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, और पुल बैक में भी स्टॉक अभी कंट्रीब्यूट दिखा रहा है। मुझे लगता है अगर टेक्निकल सेटअप कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा टेक्निकल रैली कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, डन। तो ये कॉल आप बताएं कि SBI की कॉल रखिएगा ध्यान। आज HDFC का जो अच्छे से साथ दे रहा है वो SBI ही है। एक बार जरा चार्ट भी दिखा रहा है SBI का। 9 रुपये की कॉल है, 31 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से ली गई कॉल है। समय होगा, बजट के बाद भी रिएक्शन आपको मिल जाएगा। आप अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस भी कम है, 9 रुपये ही है सिर्फ, तो 10 रुपये से कम के नीचे की कॉल है, खर्चा कम होगा आपका। तो ये एक ट्रेड है जिस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिखाइए एक बार जरा वापस से स्टॉप लॉस टारगेट, ताकि सब लोग अच्छे से नोटिस कर पाएँ। और एक ये शेयर भी होगा जो ध्यान देने वाला है। ठीक है, ये देखिए 20 रुपये का टारगेट है इसमें, और 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड है। 1 लॉट ले लेंगे ना तब भी काम चल जाएगा, 2 लॉट ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ज़्यादा वॉल्यूम मत डालना, बस मेरा इतना ही कहना। अगर है ना तो फिर ऑप्शन मत लेना। अगर मान लो SBI ले रखा है, पोर्टफोलियो में है, पहले प्लस कर रखा है, फिर ऑप्शन क्यों लेना? फिर तो ले ही रखा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन निचले स्तर से अच्छी रिकवरी तो हुई है, निफ्टी बैंक में भी हुई है, पर ब्रॉडर मार्केट्स में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे से रिकवर हुए हैं। उनमें से एक स्टॉक जिस पे नज़र गई है वो है SCI।
क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे थे पूरे शिपिंग क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, पर एससीआई 400 के स्तरों से करेक्ट होता हुआ लगभग 300 भी आ लुढ़का था। पर आज फिर से जो रीबाउंड दे रहा है, राजेश माफ़ कीजिएगा संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे 8% की तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक में है, पर जिस तरीके से मूव दिखा रहा है, क्या यहाँ पे वॉल्यूम्स का पुश है? क्योंकि एक न्यूज़ तो ज़रूर बनकर आ रही थी इस पूरे सेक्टर में, पर चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कोई एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे? ये सस्ती बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। इस स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी। स्टॉक 380-400 के लेवल से करेक्ट हुआ, वापस 300 के लेवल से बाउंस बैक करा। जो फ्राइडे के दिन लो था और आज का लो था, वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। हालांकि आज एक अच्छी रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट मुझे लगता है ये तेजी एक्सटेंड होते नजर आएगी और शायद ₹160 तक के टारगेट अचीव होते नजर आएंगे। मेरे हिसाब से इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर लीजिए, ₹320 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 360 का और ऊपर में ₹400 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 360 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं एससीआई में। जो सेक्टर्स मोमेंटम में रहते हैं वहाँ पे आप ध्यान ज़रूर रखिए। हालांकि मार्केट्स के साथ ये काउंटर भी करेक्ट हुआ है और पूरे पीएसयू पैक में हम बिकवाली देख रहे थे, पर एससीआई आज काफ़ी अच्छा रीबाउंड दिखा रहा है। इसके अलावा एक और काउंटर है इंडियन होटल्स, हालांकि नतीजों का कैंडिडेट है, पर जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म की थीम अभी भी अपने आप को होल्ड करने की में कायम है, एक बार संतोष इस पे भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पे भी 3% की तेज़ी है, डे हाई के आसपास ये स्टॉक है। यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? ये स्टॉक भी ऊपरी लेवल से काफी अच्छा करेक्ट होने के बाद वापस से अब रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है, तो लग रहा है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो सकता है। 600 का लेवल एक वॉच करना होगा, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल राइटर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर ये 600 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। ऊपर में हमको 625 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर किसी को एंट्री लेनी है तो फिर स्टॉप लॉस रहेगा उसका ₹580 का। ठीक है, इंडियन होटल्स पे आपके लिए राय, पर संतोष एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखिए बजट में हालांकि ओईएम्स को लेकर तो नहीं, पर जी हाँ जो एंसिलरी काउंटर्स हैं उन पे नज़र ज़रूर रहेगी। फेम 3 को लेकर काफ़ी बातें भी चल रही हैं, देखना होगा कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट आता है या नहीं। पर एक्साइड इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छा करेक्ट होने के बाद संतोष लगभग 1% की तेज़ी दिखा रहा है। क्या यहाँ पे कुछ भरोसा लाना चाहिए वापस? और एक और खबर ये भी है कि अब जो बैटरी के प्राइजेस हैं पिछले हफ्ते जो है इन कंपनीज ने 3% तक बढ़ा दिए थे, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? ये ये स्टॉक में हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा था। ऊपर से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल्स जरूर मिल रहे हैं, बट हो सकता है ये लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी दिखाए। थोड़ा सा रिस्की बेट है। 520 का स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ऊपर में वापस आपको ₹600 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इन केस ये 520 के नीचे फिसलता है तो फिर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। स्टॉक पे 450 के लेवल के आसपास जा सकता है। वो एक बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल रहेगा। तो एक छोटा स्टॉप लॉस है 520 का शॉर्ट टर्म के लिए, वो मेंटेन करके आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू, लेकिन एक्साइड के अलावा एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं कि वो है स्पिनिंग वाले स्टॉक्स में। कहीं ना कहीं बजट में टेक्सटाइल के लिए, स्पिनिंग वाली कंपनीज के लिए पीएलआई स्कीम के एक्सटेंशन की उम्मीद की जा रही है और उसके चलते ये शेयर दौड़ रहे हैं। हालांकि अच्छी चीज़ बस ये है कि रफ्तार ऐसा नहीं कि एक तरफा रही हो और बहुत तेज़ भागे हों, लेकिन आप नितिन स्पिनर्स, नाहा स्पिनिंग, RSWM, ये अगर आप शेयर देखेंगे आज भी मोमेंटम इसमें दिख रहा है। संतोष जी, कहीं कोई ट्रेड के मौके इन स्टॉक्स में आपको दिख रहा है या फिर अवॉइड कर दें? बजट को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं अब होना चाहिए इनमें। यस अभिषेक, दो स्टॉक नितिन स्पिनर और नाहर स्पिनर ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। आप दोनों किस मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी को भी बेट कर सकते हो। नाहर स्पिनिंग का चार्ट थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करते हो तो मेरे हिसाब से ₹300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 350 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को सेफेस्ट बेट लेना है इस स्पेस में तो मेरे हिसाब से KPR मिल्स रहेगा। एक इन्वेस्टमेंट बेट है, इस स्टॉक को लेके रख सकते हो। एक्सेल इंडस्ट्री में आपको कोई स्टॉक लेना है तो यहाँ पर 780 का एक अच्छा सपोर्ट है। ₹1000 प्लस के टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए सलाह। लेकिन बाजार को देखिए, रिकवरी और मजबूत हो गई है और निफ्टी बैंक है अब हरे निशान में, 40 अंक ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। और HDFC बैंक को अगर हम सपोर्ट की बात करें
तो उसके जो कह सकते हैं ना कि सजाती एक तरह से आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, वहाँ सपोर्ट नहीं आ रहा, वो तो कमज़ोर हैं। लेकिन सरकारी बैंकों से अच्छा बढ़िया सपोर्ट है। बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, या फिर एसबीआई हो गया, ये शेयर ज़रूर सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और अकेले जो तेजी में योगदान है एचडीएफसी बैंक का वो है 451 पॉइंट का। तो सोचिए किस तरह से मुकाबला हो रही है बाकी बैंकों की तुलना में। 1645 रुपए का भाव, 2.5% ऊपर ये शेयर है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी की भी जो गिरावट रह गई है अब सिर्फ 20 अंकों की रह गई है। 24,500 के ऊपर आ गया है निफ्टी। 150 अंकों की सॉलिड रिकवरी। और अभी जो कारोबार हुआ है 35 से 40 मिनट के आसपास का ही सत्र बीता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एनटीपीसी है टॉप गेनर 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ। तो आप एनर्जी वाला जो खेमा देखेंगे ना, एनटीपीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज मोमेंटम देने का काम कर रहे हैं। रिलायंस से प्रेशर है और आईसीसी बैंक से आज बाजार पर प्रेशर बन रहा है। तो बुल्स और बियर्स के बीच में ये रस्साकशी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़िया संकेत निफ्टी बैंक है हर निशान में। लेकिन बजट का एक ब्लॉकबस्टर शेयर जानेंगे और लेकर आएंगे अपने खास एक्सपर्ट आज के देवर्ष वकील को। देवर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सर देखिए क्या है ना कि बजट के जैसे से हम करीब आ गए हैं ना, तो ये पूछने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि बताइए कौन सा शेयर है जो बजट की थीम पे चलेगा। तो आप ये बताइए सर कि मान लीजिए अगर महीने भर, 2 महीने, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर रखें तो आपको कहां पर मौके दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बजट में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अक्रॉस दी बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में अलोकेशन बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो आरबीआई का डिविडेंड आया और जो टैक्स के रेवेन्यूज हैं उनसे उनके पास काफी रिसोर्सेज हैं कि वो अलोकेशन बढ़ा सके। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा सेक्टर है, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अलोकेशन आएगा तो जो छोटी और बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है वहां पे हमें नजर रखनी चाहिए। मेरा जो आज का बजट का पिक है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गुजरात बेस्ड कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। इस पे हमने काफी बार कवरेज किया है और अभी वापस करेक्शन के पास एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये कंपनी जानी मानी है, वर्ल्ड का बिगेस्ट जो ऑफिस स्पेस है सूरत डायमंड बोर्स, वो बनाने के कारण लाइमलाइट में आई थी और छोटी सिटीज में अब धीरे धीरे ज्योग्राफिकली एक्सपांड कर रही है और अक्रॉस द वैल्यू चेन और बिगर टिकट साइज के प्रोजेक्ट्स पे अभी फोकस करेंगे। उनका जो QIP हुआ है उससे अभी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है और जो पुराने इश्यूज हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो चुके हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ला रहे हैं और आगे अच्छा लार्ज ऑर्डर बुक है। तो हमें लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल है कि ये कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स काफी अच्छे नेक्स्ट 2 साल में ग्रो हो सकते हैं। तो ओवरऑल बजट के लिए मेरा थीम है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ध्यान रखिए और उसमें छोटी कंपनी है जहां पे बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, जहां पे मैनेजमेंट अच्छी है, जहां पे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की हिस्ट्री है, वैसी कंपनी पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिसाब से करीबन 60 रुपीज के अर्निंग्स आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसको 15 टाइम्स अगर हम वैल्यू करें तो 900 रुपीज के आसपास उसका 908 का हमारा रिपोर्ट का टारगेट है। तो यहाँ से करीबन 30% की अपसाइड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आ सकती है। तो पीएसपी प्रोजेक्ट मेरा बजट का इस बार का पिक है। ठीक है, पीएसपी प्रोजेक्ट 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और जैसा कि देवर्ष जी बता रहे हैं कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ठीक हैं। 1 साल के लिए आप लेंगे अगर इसको 676 रुपए का भाव है, 908 रुपए के टारगेट, 25% की तेजी आपको 1 साल में मिल जाएगी। देवर्ष जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ब्लॉकबस्टर शेयर बताने के लिए बजट के लिहाज से। संतोष जी आपके पास फिर से लौटेंगे, एक शेयर जरा आप चेक कीजिए, लगातार मोमेंटम है और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। 3,080 रुपए का भाव हो गया और बढ़िया चला है पिछले महीने भर में शेयर। ये और चलेगा क्या लग रहा है आपको? यस अभिषेक, मेरा ओपनिंग ट्रेड आज का लालपात ले भी था और मैंने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया और मुझे लगता है यहाँ से और मोमेंटम बनेगा। स्टॉक शायद बजट में कल फिर से हेल्थ केयर सेक्टर पर भी फोकस है और टेक्निकली भी इसमें एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से और शायद 10-15% की पोजिशनल बेसिस पे अपसाइड बनती है और इमीडिएट बेसिस आपको 3200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, पोजिशनल लेवल पर 3000 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ऊपर में आपको 3350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
देखते ही देखते निफ्टी भी इस समय हरे निशान में आ चुका है। कमाल हो रहा है मार्केट के अंदर, जबकि आज रिलायंस करीब 3.25% नीचे है। इसके अंदर 2 रुपये तक की रिकवरी नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद आप आज रिलायंस को इग्नोर करते हुए मार्केट चल रहा है। ये कई बार आपको रेयर मार्केट ऐसा दिखता है, लेकिन वो दिख रहा है। और दूसरा HDFC, जितना रिलायंस परसेंटेज में नीचे है ना, उतना HDFC परसेंटेज में ऊपर है। 2% का कट है, 2% से ज़्यादा का कट यहाँ पे है, तो 2% से ज़्यादा का गेन वहाँ पर है। हालांकि पैसों में देखा जाए तो 1 से 1.5% वैसे भी गैप के साथ ही खुल गया था, लेकिन फिर भी मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं फिर से बोलूँगा, उतार चढ़ाव अपने चरम पर है। 15 के ऊपर का ऑलरेडी विक्स चल ही रहा है। विक्स भी दिखाई एक बार जरा स्क्रीन पर, 4.5% ऊपर है। ये 18 तक भी जा सकता है। हाँ, और ये उतार चढ़ाव को बहुत तेज़ कर देगा और तेज़ कर देगा। आप देखो ना, 4.5% ही चला, अभी 15.5 का विक्स हुआ है, तो आप फील कर पा रहे हो इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को। और आशीष टी सुबह बता भी रही थी कि देखिए मार्केट के अंदर उनको थोड़ा एंजाइटी जैसा फील हो रहा है। वो होगा भी, वो होना है, वो स्वाभाविक है। ठीक, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बस मैं इतना ही पॉइंट आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक शेयर में ज़रा और पता कर लेता हूँ, इनफैक्ट 2 ही शेयर पता कर लेता हूँ, जो दोनों पे मैंने सुबह भी बात की थी, रिलायंस और HDFC के लेवल्स के हिसाब से। संतोष सर, दोनों चेक करो। रिलायंस और कितना टूट सकता है ज़रा ये गाइड करो, HDFC कितना चल सकता है ये गाइड करो। यस सिंपली पहले रिलायंस की बात करें तो इस स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो रहा है, लेकिन अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास अप्रोच कर रहा है। जो 3000 का एक पुट राइटर का बेस है और 3000 से 2980 का एक डिमांड जोन है, मुझे लगता है वहां पर जाके स्टॉक संभलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है लीडरशिप HDFC बैंक के हाथ में ही रहेगी। सुबह मॉर्निंग में हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे क्वेश्चन है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। MSCI रीबैलेंसिंग और नंबर बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए हैं और अंडर ओन्ड स्टॉक है। तो अब अगर FIs का फ्लो आता है तो शायद HDFC बैंक टॉप बेट रहेगा। तो यहाँ से मुझे लगता है 1600 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए और स्टॉक को होल्ड रखिए। आपको शायद वापस से इसमें 1750 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यस सर, बस यही मेरे को आपसे पता करना था। आपने बता दिया कि HDFC के पास लीडरशिप रहेगी और दूसरे रिलायंस पे अब ज़्यादा टूट की गिरावट नहीं लगती है। एक बेस पे आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आप मेरी वाली स्क्रीन से दिखाएंगे तो मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ कि किस सर बेस की बात बोल रहे हैं। और वो डेली चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखाएं तो आपको थोड़ा पता लगेगा उससे। एक बार पहले भी यहीं से ही मार्केट ने अच्छा बेस बनाया हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। और एग्जैक्टली उसी 50 दिन के एवरेज पे हम आ गए हैं और हिट कर रहे हैं उसी 50 दिन के एवरेज को। गया तो फिर हम और थोड़ा नीचे जाएंगे, यानी कि फिर तो गैप बड़ा हो सकता है ये गिरावट का, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम यहीं पे ही रुक सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने पॉइंट रखने थे और हमने अच्छे से आपके सामने कोशिश की है रखने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय देने के लिए कोई डिस्क्लोजर होगा? यस डिम्पी, स्टॉक्स डिस्कस किए, उसमें से कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया, लेकिन मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। आप पैथ लैब वाला भी बता रहे थे आज सुबह का कि आपने अपने क्लाइंट्स को दिया है। ठीक है, डन सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपने दे दिया।